नमस्ते दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है स्टूडेंट इंडिया चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंजंक्शन का टॉपिक। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो हम सारे कंजंक्शन सीखेंगे इसके अंदर, यानी कि कंजंक्शन की फुल फ्लैज वीडियो रहने वाली है। कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहने वाला, ठीक है दोस्तों। ओके, पहले बात करते हैं कि कंजंक्शन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हम कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका काम होता है जोड़ना। ठीक है, ये किसी सेंटेंस के अगर आएंगे तो ये हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। अब दीदी क्या क्या जोड़ते हैं ये? दोस्तों, वर्ड को वर्ड से जोड़ेंगे, यानी कि शब्द को शब्द से जोड़ेंगे, क्लोज को क्लोज से जोड़ेंगे, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेंगे। अब दीदी यहाँ पे हमें वर्ड और सेंटेंस तो समझ में आ गया, यानी कि वाक्य और शब्द से समझ में आ गया, लेकिन क्लोज और फ्रेज किस बला का नाम है? दोस्तों सुनो, देखो, जहां पर भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए, यहाँ पे सब्जेक्ट दिख जाए, यहाँ पे वर्ब दिख जाए, तो उन दोनों चीजों को कह देना कि क्लोज है, बस। और जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब ना दिखे उसे कह देना कि वो क्या है, फ्रेज है। ठीक है, लेकिन इसकी एक और खासियत है, क्लोज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और वो मीनिंगफुल सेंस देते हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट और वर्ब को पढ़ के हमें ये लगता है कि हमें पूरी बात समझ में आ रही है। लेकिन फ्रेज में क्या है, फ्रेज में जब उसे हम सब्जेक्ट और वर्ब को पढ़ते हैं ना, तो हमें ये फील होता है कि हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे मैंने कहा आई मीट, मैं मिलती हूँ, तो मुझे पूरी बात समझ में आ रही है। लेकिन मैंने कहा एट ऑफिस, ऑफिस पर, ऑफिस में, एट होम, होम में, यानी कि घर पर। ठीक है, एट ऑफिस, एट होम, तो यहाँ पे मुझे बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? पहली बात तो फ्रेज है ये, इसलिए बात समझ में नहीं आई, और दूसरा इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब होगा वहां पे हमें बात समझ में आएगी। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा मोटू एंड पतलू आर बेस्ट फ्रेंड। मोटू और पतलू क्या है भाई? पक्के मित्र हैं। तो यहाँ पर कौन कौन पक्के मित्र है? मैंने कहा मोटू पतलू पक्के मित्र हैं। कुछ जुड़ा है? नहीं जुड़ा, जब तक मैंने और नहीं लगाया। मोटू और पतलू पक्के मित्र हैं। ठीक है, तो एंड हमारा क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है। अब आगे देखो, ही विल मीट यू, वह तुमसे मिलेगा, एट ऑफिस, ऑफिस में मतलब ऑफिस पर, और एट होम यानी कि घर पर। ठीक है, तो यहाँ पे एट ऑफिस में कोई सब्जेक्ट वर्ब है? नहीं है। एट होम में कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट होता है दोस्तों कर्ता, यानी कि कार्य को करने वाला, और वर्ब होता है कर्ता द्वारा वो क्रिया क्या की जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों को भाई ऑफिस में और घर पर मिलेगा। ठीक है, ऑफिस में और घर पर मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ने का काम और ने किया है। ठीक है, ऑफिस और घर जोड़ने का काम किसने किया है? और ने किया है। अब आगे देखो दोस्तों, आई कैन नॉट गो टू द स्कूल बिकॉज आई एम इल। मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैं स्कूल नहीं जा सकती, वहां पढ़ा था। मैं बीमार हूँ, वहां पढ़ा था। तो मुझे तो कहना था ना कि भाई मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो क्योंकि ने इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पे सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम मेहनत नहीं करते हो तुम सफलता नहीं पा सकते। ठीक है, यहाँ पे देखो, तुम मान लो यहाँ पे देखो, यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत नहीं करते हो। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे यू डू नॉट वर्क हार्ड है। ठीक है, यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम मेहनत नहीं करते हो, तुम सफलता नहीं पाते हो। दोनों ऐसे पढ़े थे। मुझे क्या कहना था? मुझे कहना था कि बच्चों, बच्चों मतलब जो भी हो दोस्तों, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करते हो ना तुम सफलता नहीं पा सकते। ठीक है, तो जब तक ने जोड़ दे इन दोनों चीजों को, तो मैंने जब तक नहीं लगाया ना, जब तक अनलेस नहीं लगाया, बात पूरी क्लियर नहीं हुई, अनलेस से क्लियर हुई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कंडीशन हमेशा बीच में ही होगा। अभी तक तो आपके मतलब आपने कल्पना कर ही ली थी कि यहाँ पे कंडीशन होगा, यहाँ पे हमारा वर्ड फ्रेज क्लोज सेंटेंस होगा, यहाँ पे वर्ड फ्रेज क्लोज सेंटेंस होगा। नहीं, कंडीशन हमारा आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, बस वो जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यू वर्क सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, यू विल सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, इन क्लोज को जोड़ने का हम ने किया है। ठीक है, ओके, सामने दो क्वेश्चन है, अगर आपने इनके जवाब दे दिए ना तो समझ लेना गाड़ी हमारी सही चल रही है, यानी कि अभी तक हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको इन दोनों सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में भी देने हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्या है दोस्तों, मान लो क्या एक सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट क्लोज। देखो यहाँ पर आपको क्लोज का मतलब समझ में आ गया, लेकिन ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किस बला का नाम है? नहीं है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ये बता दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन आप मानोगे कि मान लो एक सेंटेंस के अंदर एक क्लोज है, बात एक क्लोज की हो रही है। एक क्लोज का मतलब क्या हुआ? एक सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, अगर मान लो एक सब्जेक्ट वर्ब है तो उसके अंदर कंजंक्शन प्रेजेंट होगा? मुझे आप बताओ। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है और तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दोस्तों देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि कंजंक्शन जोड़ने का काम करते हैं, और जोड़ने के लिए दो चीजें तो होनी चाहिए ना। हम एक चीज को कैसे जोड़ सकते हैं? मैंने कहा मुझे जोड़ो, तो मुझे कैसे जोड़ोगे? मतलब मैंने कहा मुझे किसी
लड़के के साथ जोड़ो, तो भाई अगर वो मेरे पास आ जाएगी तभी तो हम जुड़ेंगे। आप मुझे कैसे अकेले को जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते ना। तो जोड़ने के लिए दो चीजें तो होनी चाहिए, वर्ड दो तो होने चाहिए, सेंटेंस दो तो होने चाहिए, क्लोज दो तो होने चाहिए, फ्रेज दो तो होने चाहिए। बिना दो के हम उन दो चीज एक चीज को तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट यानी कि एक क्लोज की बात की गई है, तो वहां पे कंडीशन प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन का काम होता है जोड़ने का, और जोड़ी एक चीज को नहीं जाता है, जोड़ा दो चीजों को जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, क्या दो इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट नहीं आया, कोई नहीं, क्या दो क्लोज के अंदर कंडीशन प्रेजेंट होगा? हाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या है? यस, यस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, दीदी ये किस बला का नाम है, अभी आपको समझाऊंगी। दोस्तों देखो, ऐसा सब्जेक्ट वर्ब, ऐसा क्लोज जो स्वतंत्र हो, जिसे और किसी आगे जो भी भाई पार्ट है सेंटेंस का उसकी जरूरत ना हो, जो अपने आप में ही पूरा हो, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि इफ शी कम्स, अगर वह आती है तो मैं जाऊंगा, तो मैंने कहा भाई आई विल गो, मैं जाऊंगा, बात पूरी हो रही है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, यानी कि ये एक ऐसा क्लोज है, आई विल एक ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब है, ऐसा क्लोज है ये जिससे बात हमें पूरी पता चल रही है, हमें और किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर वो आती है, इफ शी कम्स, तो यहाँ पे देखो यदि वह आती है, तो मैं ये लग रहा है दीदी आप आगे बोलोगे, हाँ तो ये एक शी कम्स सब्जेक्ट वर्ब, एक ऐसा सब्जेक्ट वर्ब है जिससे हमें ये फील हो रहा है कि हमें मतलब जो ऐसा सब्जेक्ट वर्ब है, ये ऐसा क्लोज है जिसे आगे के सेंटेंस की जरूरत है, जिसे दूसरे क्लोज की जरूरत है, ठीक है। यदि वह आती है, क्या दीदी आगे क्या, तो ऐसा है जिसको क्या है, जरूरत है और किसी की, मैं जाऊंगा, बात पूरी हो रही, किसी की जरूरत नहीं है। तो होता है डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंड है, और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है। ओके, कंजंक्शन पढ़ने से पहले ये तो बताओ कि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों सुन लो, देखो अब प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। देखो अगर वैसे बात करें तो प्रेपोजिशन को दोस्तों हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड्स, और कंजंक्शन को कहते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, यानी कि ये रिलेशन संबंध बताने का काम करते हैं और ये जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देखो यहाँ पे, द कैट इज ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, जो कैट है ना बिल्ली, वो चेयर यानी कि कुर्सी पर है, तो कैट यानी कि बिल्ली कुर्सी पर एक स्थान, यानी कि रिलेशन का बताते हैं कि कैट का रिलेशन चेयर से कि वो कुर्सी के ऊपर है, ठीक है। तो ये रिलेशन बताने का काम करेंगे, यहाँ पे क्या है, ऑन रिलेशन बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आई कैन नॉट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पर तो भाई इनको जोड़ने काम किया जाना है, किया जा रहा है ना भाई, मैं स्कूल नहीं जा सकती, मैं बीमार हूँ, तो इनको तो जोड़ने काम किया जा रहा है, भाई मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो क्योंकि ने तो इन दोनों चीजों को जोड़ा है। अब देखो यहाँ पे देखो एंड भी हमारा क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि देखो डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, मैं ऐसे बोलूंगी ना, तो यहाँ पे हमारा एंड लगा सकते हो और लगा सकते हो, हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे प्रेपोजिशन रिलेशन यानी कि संबंध बनाने का काम करते हैं, और ये जोड़ने का काम करते हैं, इनमें कोई आपको संबंध नहीं दिखेगा, इसमें दो चीजें बिल्कुल अलग होंगी और उनको हम जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि देखो मैंने कहा पेन किस पे है, टेबल है, यहाँ पे सामने टेबल है, पेन टेबल पर है, और क्या कहा मैंने, जैसे कि जो डस्टर है ना ये भी टेबल पर है, ठीक है। तो मैं कहूंगी पेन टेबल पर है और डस्टर टेबल पर है, ठीक है। तो मैं और से जोड़ रही हूँ ना, लेकिन मैंने कहा केवल पेन टेबल पर है, तो यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, तो पेन इज ऑन द टेबल, तो ऑन हमारा प्रेपोजिशन होगा, क्योंकि वो एक प्लेस का बता रहा है ना, वो संबंध बता रहा है पेन का इसके साथ, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, दो और ऑल दो का यूज, ठीक है। अब देखो इनका यूज हम कहाँ करते हैं दोस्तों हम इनका यूज करते हैं कंट्रास्टिंग सिचुएशन के लिए। कंट्रास्टिंग सिचुएशन का अर्थ होता है दोस्तों विपरीत स्थिति, ठीक है। मान लो दोस्तों मैंने कहा कि मुझे रोना चाहिए था, कोई ऐसी कंडीशन आ गई, किसी ने मुझे पीट दिया, ठीक है, किसी ने मुझे पीट दिया, मुझे रोना चाहिए था लेकिन मैं फिर भी हंस रही हूँ, तो यहाँ पे स्थिति थी रोने की लेकिन मैं हंस रही हूँ, तो यहाँ पे मान लो अगर भाई रोने की स्थिति थी, अगर मैं रो ही रही हूँ तो ये होती है समान स्थिति, ठीक है, ये होती है सिमिलर कंडीशन, ठीक है, सेम कंडीशन, लेकिन मुझे रोना चाहिए था लेकिन मैं फिर भी हंस रही हूँ, इसे हम कहते हैं कंट्रास्टिंग सिचुएशन, यानी कि भाई विपरीत स्थिति, ठीक है। जैसे भाई सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मान लो बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है, बहुत ज्यादा बारिश आ रही है भी बारिश है, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही है, लेकिन फिर भी मैं पार्टी में गई हूँ, तो भाई कंडीशन कंट्रास्ट, मैंने कंट्रास्ट को अपनाया है कि बारिश तेज होने के कारण भी मैं कहाँ गई हूँ, मैं पार्टी एंजॉय करने गई हूँ, तो दोनों जो स्थिति है ना वो विपरीत है, मुझे रोना चाहिए था लेकिन मैं हंस रही हूँ, ठीक है, मुझे पार्टी में जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गई, तो इन्हें हम कहते हैं विपरीत स्थिति यानी कि कंट्रास्टिंग सिचुएशन। तो किस सेंटेंस के अंदर भाई अगर कंट्रास्टिंग सिचुएशन है तो हम किसका यूज करेंगे, दो और ऑल्दो का यूज करेंगे, ठीक है।
देखो भाई, टू कनेक्ट कंट्रास्टिंग आइडियाज, यानी कि भाई ऐसे कोई विपरीत उल्टे आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए हम दो और ऑल्दो का यूज करते हैं। अब इसके अंदर पता होता क्या है, ये इस चीज को शो करता है, दर्शाता है। अब देखो इसके अंदर भाई वन फैक्ट अनदर फैक्ट, यानी कि दो चीजें तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन की बात करें और कंजंक्शन में दो चीजें तो अनिवार्य नहीं मैंडेटरी है, ये तो होंगी। ठीक है, इसमें होगा क्या कि एक चीज जो होगी ना वो दूसरे चीज के लिए सरप्राइजिंग बनेगी, यानी कि आश्चर्य हो जाएंगे सोच के। अब देखो भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है, सब क्या सोचेंगे, भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, वो पार्टी में नहीं जाएगी, लेकिन वो फिर भी पार्टी में गई है, तो हम आश्चर्य हो जाएंगे इस बात से। ठीक है, और दोस्तों इन्हें एडवर्सेटिव कंडीशन भी कहते हैं, दो और ऑल्दो को। क्यों कहते हैं? क्योंकि एडवर्सेटिव कंडीशन का मतलब ये होता है ऐसे कंजंक्शन जो विपरीत स्थितियों में यूज हो, जो कंट्रास्टिंग सिचुएशन में यूज हो। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखो दोस्तों, although we rarely see each other, we are still good friends। देखो भाई, हालांकि हम क्या हैं, बहुत कम मिलते हैं, भाई हालांकि हम लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हम भी गुड फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अच्छे मित्र हैं। तो देखो भाई, बहुत कम मिलते हैं, बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है ये, और बड़ी भाई विपरीत स्थिति हो गई, क्योंकि भाई अगर कोई लोग बहुत ज्यादा कम मिल रहा है तो भाई इतनी अच्छी उनकी मुलाकात, इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जब भी हैं, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं कंट्रास्टिंग सिचुएशन। दीदी अब दो का ऑल्दो यूज कर, दो और ऑल्दो दोनों का मतलब ही कंट्रास्टिंग आइडियाज को शो करते हैं, लेकिन इनका हम यूज कहाँ करेंगे? देखो, दो का यूज करेंगे हम इनफॉर्मल में, ठीक है, और ऑल्दो का करेंगे फॉर्मल में। यानी कि भाई अगर हम इनफॉर्मल, यानी कि अपने बेस्ट अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहनों से ऐसे बात कर रहे हैं और उसमें कोई विपरीत स्थिति आ गई है, तब तुम दो का यूज करेंगे। और ऑल दो का भाई हम किसी बॉस से, फिर अपने बड़ों से जिसका हम आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उसे हम ऑल दो का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे देखो, दो इट वॉज रेनिंग वी वर हाइकिंग, भाई रे हालांकि बारिश हो रही थी, हालांकि तो उसका मतलब ये है हालांकि, यानी कि हालांकि ये हो रहा था फिर भी ये हुआ, होना नहीं चाहिए था ये, फिर भी ये हुआ, तो कंट्रास्ट यानी कि विपरीत स्थिति, उल्टी स्थिति को शो करते हैं। ठीक है, हालांकि बारिश हो रही थी, वी वर हाइकिंग, जब हम क्या कर रहे थे, हाइकिंग कर रहे थे। हाइकिंग का मतलब होता है पैदल यात्रा कर रहे थे। ठीक है भाई, हम तो करते हैं, यहाँ पे ये विपरीत स्थिति होगी, लेकिन हम तो भाई चाहे कितनी तेज बारिश आ रही हो, हम जब भी पैदल यात्रा ही करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये बड़ी कंट्रास्टिंग सिचुएशन हो गई ना, कि बारिश होने के बावजूद भी हम हाइकिंग यानी कि पैदल यात्रा कर रहे थे, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? दो का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, ऑल्दो इट रेन्ड हैवली, भाई हालांकि बारिश तेज हो रही थी, ही अटेंड द पार्टी, जब भी उसने पार्टी को अटेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग स्थिति थी, जो हमने इसमें ऑल्दो का यूज किया। दो द वॉच एक्सपेंसिव ही बॉट इट, हालांकि जो घड़ी थी वो ज्यादा महंगी थी। अब मैंने कहा दोस्तों कि वो घड़ी ना महंगी थी, तो आपको क्या लगा होगा कि हाँ महंगी थी, तो इसका मतलब दीदी ने नहीं खरीदी होगी, लेकिन फिर भी मैंने खरीदी। तो जो कंडीशन थी वो दोनों क्या थी? बिल्कुल विपरीत थी, कंट्रास्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया है? दो का यूज किया है। ओके, अब आगे देखो, आगे के कंजंक्शन देखो दोस्तों, ये हमारे कंजंक्शन दोस्तों हमारे सिंपल यूज होते हैं, यानी कि भाई डेली लाइफ में मीनिंग यूज करते थे। ठीक है, तो हमारे ऐसे कंजंक्शन है जो बिल्कुल सिंपल से, यानी कि हम इन्हें रोज के जीवन में यूज करते रहते हैं। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट है बिकॉज, सेकंड एंड, थर्ड है और, फोर्थ है बट। अब देखो बिकॉज का यूज क्या करते हैं? इसका दोस्तों यूज करते हैं व्हाई समथिंग हैज हैपेंड, मतलब कोई काम क्यों हुआ है इसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिकॉज का यूज करते हैं। ठीक है, मान लो भाई कोई भी काम है, वो किस कारण से हुआ, रीजन उसका, वो काम हुआ क्यों है। ठीक है, कोई काम क्यों हुआ है, उसके लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि मैं स्कूल नहीं आ सकती, तो आपने पूछा क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो क्योंकि, क्योंकि हमने क्यों यूज किया? रीजन बताने के लिए, जो हमारा आगे का जो था वो हमारा कारण था, इसलिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों, आई रैन, मैं भागी, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड, क्योंकि मैं डरी हुई थी, तो मेरे भागने का कारण ये था, और इस कारण को बताने के लिए मैंने बिकॉज का यूज किया। ठीक है, अब देखो आगे एंड, तो एंड का हम यूज ज्वाइन मतलब जोड़ने के लिए करते हैं, वही है भाई वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को सेंटेंस को, मतलब ऐसे इसका यूज हम जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, देखो भाई, टेलीविजन एंड कंप्यूटर आर डोमिनेटिंग आवर डे लाइफ। ठीक है, जो टेलीविजन और कंप्यूटर है वो हमारी जो लाइफ है उसको डोमिनेट, यानी कि भाई अब भारी पड़ रहे हैं। ठीक है, तो टेलीविजन क्या क्या चीज, टेलीविजन और कंप्यूटर, तो इन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए मैंने एंड की सहायता ली। ओके, शी गो टू द डोर एंड पुट द की इन द लैच, भाई वह दरवाजे के पास गई और चाबी को लैच में रखा। ठीक है, अब देखो लैच यानी कि उसे हम कहते हैं, लैच को हम कहते हैं कुंडी। ओके, तो यहाँ पे एंड इसको जोड़ने का काम करा, भाई वह दरवाजे पे गई उसे, और क्या किया? कुंडी में चाबी को रखा। ठीक है, तो और ने जोड़ने का काम किया है, बस ये इसमें ज्वाइनिंग वर्ड से, एंड को तो हमेशा ज्वाइन में लेते हैं, हमेशा जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखो और का काम क्या होता है?
ये भी कनेक्ट यानी कि जोड़ने काम करता है, लेकिन इसमें हमें चॉइस दिखती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई तुम ये लोगे या फिर ये लोगे, जैसे मैंने कहा भाई तुम रेड पेन लोगे या फिर ब्लू पेन लोगे, रेड और ब्लू, ठीक है। तो चॉइस के लिए हम और का यूज करते हैं। ये भी सेम एज एंड की तरह जोड़ने का ही काम करता है, ठीक है। जैसे विच डू यू प्रेफर, तुम्हें भाई क्या पसंद है, लेदर और शूट, भाई लेदर पसंद है फिर शूट पसंद है, तो यहाँ पे हमने और का यूज किया है। इसलिए भाई देखो आई कुड कुक सपर और वी कुड ऑर्डर पिज्जा, भाई या तो हम पका सकते हैं, रात हो रही है, मान लो हमने रात का खाना बनाना है, तो मैं क्या कह रही हूँ भाई, या तो फिर मैं पका सकती हूँ, खुद खाना बना सकती हूँ, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या बता रहे, चॉइस बता रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कह सकती कि मैं पका सकती हूँ और पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ, तो और में दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, और में क्या हो जाती है, दोनों चीजें जो भी मैं दोनों बात कह रही हूँ वो इक्वल हो जाती हैं। लेकिन और में हम चॉइस कहते हैं, भाई या तो मैं पका सकती हूँ रात का खाना, मैं खुद बना सकती हूँ, या अगर भाई नहीं बना सकती या तो फिर मैं मतलब पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस के लिए हम और का यूज करते हैं। आगे देखो दोस्तों बट का यूज टू लिंक टू कंट्रास्टिंग, यानी कि विपरीत स्थितियों में हम बट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, वी रैन आफ्टर हिम बट ही एस्केप, यानी कि भाई मैं उसके बाद भागी लेकिन फिर भी वो बच गया, बस जैसे वो भागा उसके बाद मैं भागी, इसका यानी कि वो उसके बचने का चांस नहीं है क्योंकि उसके पीछे पीछे ही भाग रही है, लेकिन फिर भी वो बच गया। तो विपरीत स्थितियां, उल्टी स्थितियां समान नहीं है। समान का मतलब होता है भाई अगर मैं वो भाग रहा है उसी टाइम मैं भागी हूँ, तो समान स्थिति का मतलब है उसका जो रिजल्ट होगा मैं उसको पकड़ सकती हूँ, ठीक है। तो होती है समान, सेम कंडीशन, लेकिन मैं उसे पकड़ भी नहीं पाई और जबकि उसके बिल्कुल पीछे पीछे भाग रही थी, तो ये होती है उल्टी सीधी कंट्रास्टिंग सिचुएशन। इसमें भी हम बट का यूज करते हैं, यानी कि लेकिन के सेंस में। अब भाई मैं उसके पीछे भागी लेकिन वह बच गए, ठीक है। अब आगे देखो, ही लुक डिसअपॉइंटेड, वह निराश दिख रहा था, एट देयर डिसीजन, वह अपने निर्णय पे निराश दिख रहा था। भाई उसने मान लो कि वो कोई निर्णय लिया, डिसीजन लिया, और उसमें भाई उसको वो डिसीजन मान लो अच्छा ही लगा, इसलिए वो डिसअपॉइंट है, यानी कि वो निराश था, लेकिन फिर भी उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की। मान लो भाई मैंने कोई डिसीजन लिया और वो मुझे अच्छा ही लग रहा, मतलब मैं उस पर डिसअपॉइंट यानी कि निराश हूँ, तो मैं क्या कह सकती हूँ उसमें, भाई आर्ग्यूमेंट कर सकती हूँ, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, ठीक है, एंड वी हैव टू यूज बट। नेक्स्ट है व्हाइल। अब देखो दोस्तों व्हाइल का हम यूज क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट तो हम पढ़ते रहेंगे लेकिन मैं बताती हूँ। देखो मान लो कोई भी काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसके दौरान ही एक और काम आ जाए, उसमें व्हाइल का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो मेरे पढ़ते पढ़ते मान लो भाई मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पढ़ाने का काम चल रहा है और उसी टाइम भाई पढ़ाने का काम चलते समय मेरे खाने का काम, फिर मेरे गाने का काम आ जाए, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, व्हाइल का यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडिकेटिव संकेत करता है दैट टू क्लोजेस, मान लो दो क्लोजेस है, अकर्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे अकर्स अकर्स एट द सेम टाइम, भाई दो क्लोजेस है या फिर दो काम है वो एक ही समय पर क्या हो रहे हैं, ठीक है, एक ही समय पर अकर हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं दैट वन थिंग हैपन, एक काम हो रहा हो ड्यूरिंग द टाइम, और उसी समय पर उसी दौरान दैट अनदर थिंग इज हैपनिंग, दूसरा काम हो जाए, एक काम हो रहा हो और उसी दौरान दूसरा काम हो जाए, तो हम व्हाइल का यूज करते हैं, ठीक है, के दौरान या फिर जबकि इसकी हिंदी निकलती है। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, आई रीड इट व्हाइल यू वर ड्राइंग यूर हेयर, ठीक है, क्या है, आई डिड इट, मैं इसे पढ़ता हूँ, भाई मेरे व्हाइल यू वर ड्राइंग योर हेयर, भाई तुम्हारे अपने जो तुम्हारे हेयर है उनको ड्राइंग करने के दौरान मैं इसे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो हेयर को हेयर को सुखाने का काम चल रहा है और उसी टाइम उसी समय में किसी के पढ़ने का काम चल रहा है, ठीक है, तो हेयर को ड्राई करने के दौरान मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखो व्हाइल आई वाज इटली, मैं जब मैं इटली था ना तो मेरे इटली के दौरान ही मैंने अलेजेंडर को देखा, ठीक है, जब मैं इटली था तो उस टाइम भी था इटली, यानी कि इटली था, वो काम चल रहा था, ठीक है, इटली था, उसी के दौरान इटली में ही उसने क्या देख लिया, अलेजेंड्रा को देख लिया, ओके। तो इसके दौरान भाई कोई काम हो रहा है तो उसी समय उसी को दौरान कोई काम हो जाए तब हम व्हाइल का यूज करते हैं। अब देखो येट का, दोस्तों इसका यूज हम कॉन्ट्रास्ट के लिए करते हैं, यानी कि विपरीत स्थितियों के लिए ही करते हैं। अब देखो दोस्तों, सो मैनी क्वेश्चंस एंड येट सो फ्यू आंसर्स, भाई बहुत सारे पर्सन है लेकिन आंसर कितने हैं, आंसर थोड़े से हैं, तो और हम क्या सोच रहे हैं भाई बहुत सारे अगर पर्सन है तो समान कंडीशन है, सेम कंडीशन है कि बहुत सारे आंसर होंगे, और लेकिन उल्टी कंडीशन क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन होने के कारण भी क्या है, कम आंसर है, ठीक है। तो हमें किसका यूज करना है, येट का यूज करना है, फिर भी इसकी हिंदी निकलती है, ठीक है। अब ये देखो आपने आपने दीदी बट भी पढ़ाया, आपने येट भी पढ़ाया, बट भी तो होता है जो कंट्रास्ट को बताता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन येट एंड बट,
तो देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है, येट की जो साउंड होती है ना वो फॉर्मल होती है। ठीक है दोस्तों, देखो फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल का मतलब होता है जब अपने बड़ों से जिनका आप सम्मान करते हो उनसे बात कर रहे हो तब तो हम फॉर्मल मतलब फॉर्मल उसे कहा जाता है। और इनफॉर्मल भाई अपना ऐसे ही तू तड़ाक से, जैसे अपने नीचे जो मतलब हमारे छोटे छोटे भाई बहन हो गए, फिर अपने मित्रों से बात करें तो उसे हम इनफॉर्मली कहते हैं। तो आप इनमें डेली लाइफ में सबसे ज्यादा कंजंक्शन कौन सा सुना, येट और बट में से? बट का तो हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन येट का हम बहुत कम यूज करते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस है कि जो येट की साउंड है ना वो बट से थोड़ी सी फॉर्मली है, यानी कि इसका यूज भाई बड़ी बड़ी जगह पर कर लेते हैं, बस इतना कुछ डिफरेंस नहीं, ठीक है। अब देखो वी हैव सो मच टू डू, भाई मेरे पास करने को तो बहुत कुछ है फिर भी मेरे पास बहुत कम टाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने येट का यूज किया। भाई वो इंटेलिजेंट है फिर भी फेल हो गई, तो फिर भी इनका मतलब ही देखो, फिर भी नाम से ही लगता है जो सेंटेंस होगा ना वो बिल्कुल अलग कंडीशन का होगा, उल्टी कंडीशन उसके अंदर होगी, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, इवन इफ का यूज क्या करते हैं अब हम, देखो द रिजल्ट इज सेम रिगार्डलेस, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखो भाई ये काम हो या ना हो, रिजल्ट तो इसका यही होगा, इसमें हम किसका यूज करते हैं, इवन इफ का यूज करते हैं। देखो द रिजल्ट इज सेम रिगार्डलेस, भाई रिजल्ट तो सेम वही होगा ऑफ वेदर समथिंग इज ट्रू और नॉट, ये काम सच हो या फिर ना हो रिजल्ट तो यही होगा, ठीक है। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, इवन इफ का यूज करते हैं, हिंदी निकलती है भले ही। एग्जाम्पल देखो, इवन इफ यू टेक अ टैक्सी यू विल स्टिल मिस यू ट्रेन, भाई भले ही तुम टैक्सी ले लो, भले ही तुम टैक्सी ले लो तुम तो ट्रेन को मिस करोगे ही, भाई भले ही तुम टैक्सी ले या फिर ना ले। हम कहते नहीं है भाई तू भले ही पढ़ या ना पढ़ तो एग्जाम में फेल होगा ही, तो वैसे नहीं कहते हैं, या फिर पढ़, भाई तू भले पढ़ या फिर ना पढ़, भाई भले बारिश हो या ना हो वो तो पार्टी में जाएगी, तो रिजल्ट पार्टी में जाने का ये तो होगा ही, चाहे वो काम पहला हो या ना हो, ठीक है। देखो ही इज रियली फनी इवन इफ ही इज ऑल्सो प्रीटी एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, भले ही वो घमंडी हो वो तो मजाकिया रहेगी, भले वो कितनी घमंडी हो रिजल्ट तो यही होगा कि वो मजाकिया रहेगी, ठीक है। तो इवन इफ का यूज यहाँ पे करते हैं। आगे देखो पढ़ेंगे इवन दो का यूज, फिर हम पढ़ेंगे सो और देयरफॉर के बीच में डिफरेंस, और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट का हम उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो देखो आपने इवन इफ पढ़ लिया ना, और अब हम पढ़ेंगे इवन दो का यूज कहाँ करते हैं। देखो दोस्तों इसका यूज हम कहाँ करते हैं, मान लो एक काम है वो हो गया, दूसरा काम भी हो गया, लेकिन जो पहला काम है ना वो तो हो गया और दूसरा काम भी हो गया, ये दोनों काम हो गए लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो टू इंडिकेट संकेत करने के लिए, दैट अ फैक्ट जो एक तथ्य है, डज नॉट मेक द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो एक काम है ना, मान लो कोई भी काम है वो हो गया और दूसरा काम भी हो गया, लेकिन जो दूसरा काम हुआ है ना वो होना नहीं चाहिए था, पहले काम के अकॉर्डिंग वो काम होना नहीं चाहिए था लेकिन वो काम हो गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने 15-16 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया, यानी कि स्कूल की पढ़ाई को छोड़ दिया, हम घर पे बैठ गए, तो कोई 15-16 साल की उम्र में पीएम यानी कि भाई प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि भाई पीएम प्रधानमंत्री तो भाई जैसे कि जब बड़े बूढ़े होते हैं फिर भाई 30 साल के बाद जो बड़े बड़े होते हैं आदमी औरत वे बन सकते हैं। मान लो भाई कोई 15 साल की उम्र में स्कूलों को छोड़ दे, स्कूल की पढ़ाई को छोड़ दे और फिर उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो ये तो संभव नहीं है, तो ये काम हो भी गया, भाई 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ भी दिया और प्रधानमंत्री बन भी गया, ये काम हो भी गया, ठीक है। तो दोनों काम हो गए लेकिन जो प्रधानमंत्री बनने का काम है वो होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इस केस में किसका यूज करते हैं, इवन दो का यूज करते हैं। जैसे कि देखो इवन दो ही लेफ्ट स्कूल एट 16, भाई उसने 16 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया और अब क्या कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की पोस्ट पे, यानी कि भाई अब वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये काम भाई 16 साल की उम्र में उसने छोड़ दिया था, ये काम होना नहीं चाहिए था, फिर भी ये काम हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये तथ्य है, ये जो तथ्य है, ये जो काम है ये इसके लिए नहीं बना है, ये इसके लिए असत्य है, ठीक है, अनट्रू है, असत्य है, लेकिन फिर भी ये काम हुआ, उस केस में हम इवन दो का यूज करते हैं। इवन दो ही इज रिच ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, भाई वह क्या है अमीर है लेकिन फिर भी वो क्या है छोटे घर में रहता है, तो छोटे घर में रहता है ये बात इसके ऊपर नहीं है, भाई अगर कोई अमीर है तो वो बड़े घर में रहेगा लेकिन फिर भी वो छोटे घर में रहता है, ठीक है। यानी कि इसका यूज भी हम कंट्रास्ट के लिए करते हैं, इवन इसका भी यूज हम कंट्रास्ट के लिए करते हैं, दो और ऑल दो का यूज भी हम कंट्रास्ट के लिए करते हैं, एंड येट और बट का यूज भी हम कंट्रास्ट के लिए करते हैं, ठीक है। तो समझ गए, अब इसमें यही था कि वो अमीर है लेकिन फिर वो क्या रहता है छोटे घर में रहता है, तो ये चीज इसके लिए नहीं बनी है फिर भी ये काम हुआ है, ठीक है। देन वी हैव टू यूज इवन दो। अब आगे देखो
सो और देयरफॉर के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो इन दोनों का यूज हम रिजल्ट बताने के लिए करते हैं। मान लो कोई भी काम है, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका जो रिजल्ट होगा उसके लिए किसका यूज करते हैं? सो और देयरफॉर का यूज करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना एग्जाम में जो रिजल्ट मिलते हैं हमें, हमने मान लो भाई पेपर दे दिया, उसके बाद हमें हमारा क्या रिजल्ट होगा, हमारे कितने मार्क्स आएंगे। इसी तरह भाई हमने कोई काम कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके लिए हम सो और देयरफॉर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो आई गोट हेयर लेट, इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी सो आई एम रियली टायर्ड नाउ। ठीक है, देखो भाई हम यहाँ पर लेट पहुंचे और जो ये जर्नी थी बड़ी लॉन्ग थी, इसलिए हम क्या हो गए, बड़े थके हुए। ठीक है, तो देखो जो जर्नी थी वो क्या थी, बहुत लंबी थी, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हम थके हुए हैं। तो इस काम का रिजल्ट है कि हम थके हुए हैं, इसलिए हमने क्या किया, सो का हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब आगे देखो दोस्तों, द सेल फोन इज थिन एंड लाइट एंड देयरफॉर वेरी कन्वीनिएंट टू कैरी अराउंड। जो सेल फोन है ना वो बहुत पतला है और हल्का है, इसलिए वो क्या है, वेरी कन्वीनियंट टू कैरी अराउंड। भाई जो सेल फोन है वो बड़ा हल्का है और पतला है, इसलिए भाई हम उसे अपने हाथ में लेके कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है, वो हल्का और पतला है, इसलिए हम सेल फोन को कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देयरफॉर का यूज किया। देखो दोस्तों, सो का यूज हम इनफॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन देयरफॉर का यूज हम फॉर्मल मैनर में करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई मान लो भाई कोई फॉर्मली औपचारिक स्त्रोतों में हम किसका यूज करते हैं, देयरफॉर का, और अनौपचारिक ऐसे ही भाई सिंपल केस में हम सो का यूज करते हैं। ओके, आगे देखो, शी इज वाइज, वह बुद्धिमान है, सो शी इज लाइक्ड बाय अदर, इसलिए दूसरों के द्वारा वह पसंद किया जाता है। तो वह बुद्धिमान है, उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो दूसरों के द्वारा क्या क्या किया जाता है, लाइक किया जाता है, पसंद किया जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट को बताने के लिए हमें सो और देयरफॉर का यूज करना है। अब आगे देखो, लास्ट का यूज कब करना है। देखो लास्ट का यूज हम करते हैं, इट इज ऑफन यूज्ड आफ्टर एन एक्सप्रेशन दैट डिनोट फियर। नहीं आए समझ में, कोई नहीं। देखो दोस्तों, मान लो हम किसी काम को करने से डरते हैं कि कभी ये काम ना हो जाए, यानी कि हिंदी है इसकी अन्यथा। ठीक है भाई, हम मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को हम नहीं करते, क्यों नहीं करते भाई, कभी ये काम ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, लास्ट का यूज करते हैं। देखो भाई, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, अगर नहीं करिए तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, तो लास्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो इसका अर्थ निकलता है अन्यथा। ठीक है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, इस डर से हमें ये काम करना पड़ा। ठीक है, तो कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब देखो दोस्तों, इसमें रूल क्या है कि जहां भी दोस्तों लास्ट होगा ना वहां पे हमेशा शुड का यूज होगा, यानी कि लास्ट में हमेशा शुड का यूज होगा, और कभी भी नो शब्द का यूज, जिस सेंटेंस में लास्ट होगा ना वहां पे नो शब्द का यूज नहीं होगा, एनओ। ठीक है, और वहां पे मॉडल का यूज, या तो फिर मॉडल का यूज मत करो, या तो फिर अगर होगा ना लास्ट के साथ मॉडल का यूज, वो हमेशा शुड होगा, कोई भी मॉडल नहीं होगा, माइट नहीं होगा, शैल नहीं होगा, विल नहीं होगा, वुड नहीं होगा, हमेशा उसके साथ शुड का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखो, दे वर अफ्रेड टू कंप्लेन अबाउट द नॉइस लेस्ट दे अनोड द नेबर्स। अब इसके अंदर क्या है भाई, वे शोर, वे भाई इसमें क्या है, दे वर अफ्रेड, वे घबरा रहे हैं शोर की शिकायत करने से, कंप्लेन करने से, टू कंप्लेन करने से अबाउट द नॉइस। ठीक है, वे क्यों घबरा रहे हैं भाई, कोई भी मान लो बहुत सारे इंसान हैं, वे घबरा रहे हैं कंप्लेन करने से, किसकी कंप्लेन, भाई शोर के बारे में, बहुत ज्यादा शोर होता है वहां पे, तो उसकी कंप्लेन करने से वे घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं भाई, वो इसलिए घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो उनके नेबर्स हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, वो क्या हो जाए, उनसे अनो यानी कि दुखी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, शोर करने की कंप्लेन से घबरा रहे हैं, तो इसमें हम लेस्ट का यूज करते हैं। अब आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे एज का इस्तेमाल, और फिर हम पढ़ेंगे सिंस का, एंड देन हम पढ़ेंगे सो दैट का। अब दोस्तों देखो, हम एज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं दोस्तों, अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो एज की हिंदी होती है जैसा, इसकी क्या हिंदी निकलती है, जैसा। लेकिन ये जैसा जब भी किसी सेंटेंस की तरफ जैसा शब्द बोलेंगे ना, ये कई तरीकों से यूज होगा। पहला तो मैनर, यानी कि एज जो शब्द है ना, एज जो कंजंक्शन है, वो मैनर को बताता है, कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है उसको एज बताता है। दूसरा ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, वही नहीं जैसे हमारा वाइल था, कोई काम चल रहा है और उस काम के दौरान, मतलब उसी काम के समय कोई काम हो जाए तो हम क्या कहते हैं, वाइल का उस केस हम यूज करते हैं। तो सेम एज वहां पे भी हम एज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाइल का हम ज्यादा करते हैं, वो ज्यादा फॉर्मल है। ओके, आगे देखो, रीजन को यानी कि कारण को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं। आगे देखो दोस्तों, ऐड इंफॉर्मेशन, अगर हमें दोस्तों जानकारी ऐड करनी हो ना, या फिर भाई मान लो हम कोई नॉलेज के बारे में बता रहे हैं, कोई जानकारी ऐड करे, कोई नॉलेज ऐड करे, तो उसमें भी हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इन चारों केसों में हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखो दोस्तों, शी डिड एज आई सेड, उसने किया जैसा मैंने कहा। क्या इसमें भाई, उसने किया जैसा मैंने कहा, ठीक है। तो उसने किया, कैसे किया, जिस तरीके से मैंने कहा ना उस तरीके से उसने किया, ठीक है। तो उसका करना कैसा था, जिस तरीके से मैंने कहा, तो जैसा मैंने कहा वैसा उसने किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज का इस्तेमाल कर दिया और यहाँ पे मैनर को बताया गया है। ओके, सेकंड देखो दोस्तों, एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, भाई जैसे कि वो स्वस्थ नहीं है, यानी कि अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, तो आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, मैं उसे तंग नहीं कर सकता। मतलब इसके अंदर कहा गया कि भाई जो उसकी तबीयत थी वो खराब थी, इसलिए मैंने इसको तंग नहीं किया, ठीक है। तो कारण बताने के लिए कि मैंने उसको तंग नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, ठीक है। तो कारण बताने के लिए भी हमने कहाँ पे किसका यूज कर दिया, एज का यूज किया है। ओके, आगे देखो दोस्तों, एज यू नो वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन, भाई जैसा कि तुम जानते हो हम क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो भाई जैसा कि तुम जानते हो, यानी कि हम आगे बात बताने वाले, नॉलेज ऐड करने वाले, ठीक है। जैसा कि तुम जानते हो, आपको क्या लग रहा है मैं आगे कुछ कोई बात बताने वाली हूँ, तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं एड इंफॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों, एज आई वॉज स्लीपिंग द फोन रख, भाई जैसे ही मैं सो रहा था, फिर मेरे सोने के दौरान क्या हुआ, द फोन रैंग, फोन बज गया, ठीक है। सबके साथ होता है ये, हम सोते रहते हैं और फोन बजाता है। ओके, तो इसमें ऐसा ही हुआ कि भाई सोने के दौरान, यानी कि सोने के दौरान काम चल रहा था, सोने का काम चल रहा था और उसी टाइम फोन के बजने का काम हो गया, देन हमने किसका यूज कर दिया, यहाँ पे एज का यूज कर दिया। ये होता है दोस्तों एज के इस्तेमाल। अब आगे देखो दोस्तों, सिंस का हम क्या करते हैं, दोस्तों सिंस का यूज हम करते हैं टू शो रीजन, रीजन बताने के लिए। अब दीदी कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज का भी कारण बताने के लिए कर रहे थे, एज का भी यहाँ पे था दीदी कारण बताने के लिए होगा। एज तो सिंपल है, मतलब चारों में जाती है इससे यूज, ठीक है। और यदि आपने कहा कि सिंस का भी कारण बताने के लिए करते हैं, अब इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, डिफरेंस ध्यान से सुनो, एज और बिकॉज में डिफरेंस क्या है, पहले ये सुनो, फिर मैं सिंस का आपको बाद में बताऊंगी। दोस्तों देखो, आप मुझे ये बताओ कि हम रीजन बताने के लिए कॉमनली किसका यूज करते हैं। आपको सपोज करो आपको कंजंक्शन नहीं आते थे, जब भी हम किसका यूज करते थे, मतलब सबके मुंह से हमने क्या सुना था, ज्यादातर बिकॉज सुना था, और बिकॉज का यूज रीजन बताने के लिए किया जाता था। एज का भी यूज करते हैं लेकिन बिकॉज का ज्यादा होता था, क्यों होता था, क्योंकि अगर दोस्तों हमारा जो रीजन है ना, वो कारण है जो, अगर वो ज्यादा ही मेन हो ना, तो हम बिकॉज का यूज करेंगे, ज्यादा मेन ना हो, उसके कारण जो हुआ है वो मेन हो, रीजन मेन ना हो, रीजन के कारण कोई काम, जो भी काम हुआ है ना वो मेन हो, तो हम एज का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने शुरू में ही कि मैं कल स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि, तो आपको क्या लग रहा है कि आगे की जो बात है मेन है, वही ऑफ कोर्स मेन है। मेन क्या बात है कि मैं बीमार हूँ, आई एम इल, तो मेरा बीमार होना ये एक मेन बात है, ये रीजन मेन है, देन वी हैव टू यूज बिकॉज। लेकिन मेरे बीमार होने के कारण हो क्या रहा है, मैं कल नहीं आ सकती, उसका जो रिजल्ट है वो है कि मैं कल नहीं आ सकती, ये बात मेन नहीं है, इसमें रीजन मेन है, देन हमें क्या यूज करना है, बिकॉज यूज करना है। लेकिन एज में हमारा रीजन मेन नहीं होता, हमारी बात मेन होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो दोस्तों, मान लो भाई कोई बीमार आदमी है, फिर बीमार है कोई, ठीक है, कोई बच्चा बीमार है, कोई इसको जाके तंग कर रहा है, मैं क्या कहूंगी कि भाई इसे तंग मत करो, ये बीमार है, तो ये बीमार है ये बात मेन है, या फिर इसे तंग मत करो ये बात मेन है। ऑफ कोर्स दोस्तों ये इसे तंग मत करो ये बात मेन है, ठीक है। तो जो रीजन है ना, रीजन क्या है तंग ना करने का, कि ये बीमार है बच्चा जो भी है, तो उसे तंग करने का रीजन ये है, इसमें रीजन मेन नहीं है, इसमें तो ये मेन है, रीजन के कारण हो क्या रहा है, तंग ना किया जा रहा है, ठीक है, तो ये मेन है। अगर ऐसा केस हो तो मैं इसका यूज करेंगे, समझ में आया डिफरेंस। अब यदि सिंस में एज से बिकॉज में क्या होता है दोस्तों, सिंस एज दोनों सेम है, आप सिंस का भी यूज कर सकते हो, एज का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एज सिंस को एक कॉमन में लो और फिर बिकॉज को लो, ठीक है। तो एज और सिंस दोनों का यूज हम जब करते हैं जब रीजन ज्यादा मेन ना हो, कारण मेन हो, ठीक है, रीजन ज्यादा मेन ना हो, उसके कारण जो काम हुआ है वो मेन हो। ओके, देखो इसका यूज हम रीजन बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सिंस यू एट द आइसक्रीम, क्योंकि तुमने आइसक्रीम खाई थी लास्ट नाइट, पिछली रात, वी डोंट ईट स्वीट टुनाइट, इसलिए हम भाई आज की रात क्या नहीं खा सकते, मिठाई नहीं खा सकते। भाई तुमने कल रात आइसक्रीम खाई थी इसलिए हम मिठाई नहीं खा सकते। तो मान लो भाई आज हम बैठे हैं, कोई ले आया मिठाई, हमने कहा कि हम मिठाई नहीं खा सकते, भाई क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि हमने कल आइसक्रीम खाई थी, तो ये बात मेन नहीं है, बात ये मेन नहीं है, बात है ये मेन, इस पे फोकस दिया गया है, देन हमने किसका यूज किया, सिंस का यूज किया। और दूसरा कि हम आज रात में मिठाई नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते, कारण बताने के लिए, अब वो कारण मेन भी नहीं था इसलिए मैंने सिंस का यूज किया, ठीक है। आगे देखो दोस्तों,
आई हैव बीन वेरी बिजी सिंस आई केम बैक फ्रॉम हॉलीडे। ठीक है, तो मैंने कहा दोस्तों मैं बहुत बिजी हूँ, ये बात मेन है। कोई मुझे आके तंग कर रहा है, मैंने कहा मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, यानी कि मैं बहुत बिजी हूँ, ये बात बिल्कुल मेन है। इसका जो कारण है वो कारण क्या है कि भाई मैं छुट्टियों से वापस आ चुकी हूँ, यानी कि मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं बिजी हूँ। तो छुट्टियां खत्म हो चुकी, कोई मेन बात थोड़ी ना है। मेन तो उस रीजन के कारण हो क्या रहा है, बिजी होने का काम हो रहा है ना, वो मेन है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों सो दैट का यूज हम क्या करते हैं, टू शो पर्पस, उद्देश्य को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शो का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो दोस्तों, आई विल गो बाय कार, भाई मैं कार से जाऊंगी, इसका उद्देश्य क्या है, मेरे कार से जाने का उद्देश्य क्या है कि ताकि मैं बहुत सारा सामान ले सकूं, बहुत सारे लगेज, बहुत सारे सामान ले सकूं, इसलिए मैं कार से जाऊंगी। तो मेरे कार से जाने का उद्देश्य क्या है, ये है, तो मैंने इसका यूज किया सो दैट। और उसकी हिंदी की बात करें ना तो ताकि, इसकी हिंदी निकलती है। ओके, तो सो आगे देखो, दे बोथ वेंट ऑन अ डाइट सो दैट दे कुड प्ले मोर फुटबॉल विद देयर फ्रेंड्स। ओके, इसका मतलब क्या है, वो हिंदी बनाने सिखाऊंगी। दे बोथ वेंट ऑन अ डाइट, वो डाइट पे गया, पता कहीं को क्या लगता है, डाइट को चलने की चीज है ना, क्योंकि अगर वैसे कह रहे हो हम स्कूल में जा रहे हैं तो हम चल के जा रहे हैं, फिर बस में जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डाइट पे जा रहा है, यानी कि अब वो ज्यादा तला हुआ नहीं खाएगा, अब वो डाइट पे है, यानी कि भाई स्वच्छ भोजन खाता है। ठीक है, संतुलित भोजन खाता है। ओके, देखो यहाँ पे दोस्तों वह क्या है, डाइट पे है, क्यों है डाइट पे, वो डाइट पे क्यों है, वो तला हुआ भोजन क्यों नहीं खा रहा है, वो डाइट पे ही क्यों है, इसका उद्देश्य है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, पतला हो जाए और अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल सके। ठीक है, तो उद्देश्य को बताने के लिए इसका यूज करते हैं, सुरेट का यूज करते हैं। अब दोस्तों जो अगली वाली जो मतलब हम जो पढ़ेंगे ना, बहुत ज्यादा मेन है, कानों को बिल्कुल जुड़े में रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेन है वो, अनलेस अंटिल ये चीजें पढ़ेंगे। ओके, अनलेस का इस्तेमाल। अब दोस्तों देखो, अनलेस ये कंडीशन, हम इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दोस्तों अनलेस का यूज किया जाता है। अब दीदी कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो देखो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है, हम ऐसे नहीं कहते हैं कि अगर ये हुआ होता तो ऐसा होता, अगर ये होता तो ऐसा होता, अगर ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जिसमें हम शर्त रख देते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो उनमें हम किसका यूज करते हैं, अनलेस का यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते नहीं है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ रहा होता, अगर तुम यहाँ पे होती तो हम सब डांस कर रहे होते, ये होता होता, मतलब ऐसे जब हम करते हैं ना तब हम उनमें उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, और अनलेस का यूज कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों देखो, शी विल बी सिक अनलेस शी स्टॉप्स ईटिंग, भाई शी विल बी सिक, वह बीमार रहेगी, अनलेस शी स्टॉप ईटिंग, जब तक वह क्या नहीं करेगी, खाना बंद नहीं करेगी। ठीक है, तो देखो भाई, एक तो देखो शी विल बी सिक, वह बीमार रहेगी, कब तक बीमार रहेगी, कि जब तक वह खाना बंद नहीं कर देती। ठीक है, देखो यहाँ पे शर्त रख दी, जब तक वह खाना बंद नहीं कर देती, एक शर्त रख दी इसके ऊपर। ठीक है, तो हम कहते नहीं है देखो अगर ये होता तो ये हो जाता, तो ये भी तो शर्त ही रखी जा रही है ना, भाई अगर ये काम होगा, मैंने कहा कि ये होता तो ये हो जाता, तो ये कब होगा, जब ये होगा, तो इसके होने की शर्त ये है, अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ रही होती, तो मेरी उड़ने की क्या है, मैं कब उड़ रही होती, इसके ऊपर शर्त रख दी कि अगर मैं पक्षी होती। ठीक है, यानी कि भाई शर्त वाले सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो भाई तुम बीमार रहोगे जब तक तुम अगर खाना बंद नहीं करोगे ना, अगर तुमने खाना बंद कर दिया तो तुम बीमार नहीं रहोगे, अब जब तक तुम खाना बंद नहीं करोगे, खाते रहोगे, जब तक तुम खाना बंद नहीं करोगे तुम बीमार रहोगे, तो तुम बीमार रहोगे इसके ऊपर शर्त रख दी, जब तक तुम खाना बंद नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अनलेस का यूज किया। तो आगे देखो, अनलेस यू लीव होम एट वंस यू विल बी लेट एट वंस। ठीक है, यानी इसका मतलब है जब तक तुम घर को तुरंत नहीं छोड़ोगे ना, तुम ऐसे क्या रहोगे, लेट रहोगे। ठीक है, यानी कि भाई तुम हमेशा ऐसी देर से आओगे जब तक तुम अपने घर को क्या नहीं कर दोगे, छोड़ नहीं दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लेट आओगे, इसके ऊपर शर्त रख दी कि कब नहीं आएंगे, तो हमने कहा कि भाई तुम हमेशा लेट आओगे, लेकिन लेट कब आओगे, जब तक तुम अपने घर को छोड़ नहीं दोगे ना, जब तक तुम लेट आओगे ऐसे। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने ये शर्त रख दी। ओके, आगे देखो दोस्तों, यू कैन नॉट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, भाई तुम जॉब नहीं ले सकते जब तक तुम क्या नहीं करोगे, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, तो तुम जॉब नहीं ले सकते, ले कब सकते हैं, जब तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, तो नहीं ले सकते, उसके ऊपर शर्त ये है। ठीक है, कि जब तक तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब दोस्तों देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे अनलेस था, यहाँ पे भी अनलेस था, यहाँ पे भी अनलेस था। जब मैंने इनकी हिंदी बनाई तो मैंने नहीं शब्द का यूज किया था, हालांकि यहाँ पे कहीं भी नहीं है, हालांकि नहीं है, देखो मैंने हालांकि यूज किया, हालांकि क्या था, दो रोल में हमने हालांकि शब्द पढ़ा था,
और मैंने यहाँ पे एक कंट्रास्ट भी तो अपनाया ना कि देखो मैंने यहाँ पे नहीं शब्द बोला, यहाँ पे नहीं नहीं था, नहीं नहीं था, नो शब्द नहीं था, जब भी मैंने नो शब्द बोला तो ना होने नहीं था, जब भी मैंने बोला तो विपरीत कंडीशन हो गई ना, जब मैंने हालांकि बोला। ओके, तो यहाँ पे जब भी मैंने अनलेस में मतलब नो शब्द का यूज किया, क्यों किया वो भी बताऊंगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, अंटिल का यूज हम कहाँ करते हैं, टू कनेक्ट और इवेंट टू आ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। देखो अनलेस तो हमारा केवल कंजंक्शन होता है, अंटिल हमारा कंजंक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। तो डिफरेंस क्या है, देखो दोस्तों, अगर अंटिल प्रेपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है तो वो टाइम को बताएगा, यानी कि समय को बताएगा, लेकिन अगर अंटिल कंजंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा, किसी टाइम के पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट को बताएगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, वी प्लेड अंटिल इट गॉट डार्क, हम खेले, हाँ हम खेले थे जब तक अंधेरा नहीं हुआ, तो हम उस पॉइंट तक खेले थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैंने कहा हम खेले, हम खेले, कब तक खेले, जब तक अंधेरा नहीं हुआ, अंधेरा होते ही हमने रोक दिया, तो हम किस पॉइंट ऑफ टाइम तक खेले कि जब तक अंधेरा नहीं हुआ, तो उस टाइम तक खेले, ठीक है, इसलिए मैंने किसका यूज किया, टाइम का, अंटिल का यूज किया टाइम को बताने के लिए। इसमें टाइम क्या भाई, हम खेले, किस टाइम तक खेले हो आप भाई, जब तक अंधेरा नहीं होगा, यानी कि अंधेरा होते ही हमने खेलना बंद कर दिया, तो अंधेरा होना इस टाइम तक हम खेले। ओके, आगे देखो दोस्तों, दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश ग्रामर यूनिवर्सिटी क्लास 6 है मेरी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां पे ये सारा कॉन्सेप्ट है अनलेस अंटिल का अच्छे से समझा रखा है, ठीक है, तो वहां से भी आप सीख सकते हो नेम। दोस्तों आगे देखो, ही वॉज द हेड टीचर, वह क्या है, वह हेड टीचर था अंटिल ही रिटायर्ड इन 1968, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे देखो क्या था कि भाई वो क्या था, वो हेड टीचर था जब तक वो 1968 में रिटायर नहीं हुआ, 1968 में रिटायर होती वह हेड टीचर नहीं हुआ, ठीक है, वो हेड टीचर था, लेकिन जैसे 1968 में रिटायर हुआ वह हेड टीचर की पोस्ट से हट गया, ठीक है, तो यानी कि उस टाइम तक था हेड टीचर, इस टाइम तक था, जब ये टाइम हटा तो हेड टीचर से भी हट गया। ओके, तो हेड टीचर वो कब तक था, जब तक वो 1968 में रिटायर नहीं हुआ। ओके, आगे देखो दोस्तों, द एक्सपेरिमेंट वाज मॉनिटर्ड अंटिल ऑल वेरिएबल्स वर कंट्रोल्ड, तो सब आप देखो इसके अंदर क्या है कि जो सारे एक्सपेरिमेंट है ना उनपे मॉनिटर्ड, यानी कि जो सारे प्रयोग आपने केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा, वो क्या एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते रिएक्शन के ऊपर, एसिड बेस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्शन किए जाते हैं, तो वही सपोज करो कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो हमसे कहा जा रहा है कि इससे भाई निगरानी रखो जब तक ऑल वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऑल वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है भाई, जो रिएक्शन करते हैं, प्रभावित होने वाली वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो क्या हो जाती है कि जो रिएक्शन कर देती है, ठीक है, जो प्रभावित हो जाती हैं, अगर इन्हें हम खुला छोड़ दे, ठीक है, तो उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट पे निगरानी रखना जब तक हम सभी जो वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल ना कर ले, तो एक्सपेरिमेंट को निगरानी रखना उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, कब तक, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक जब तक ऑल वेरिएबल्स कंट्रोल नहीं किए जाते, अगर ये हो गए तब बेशक निगरानी मत रखना, ठीक है, तो इसमें हम अंटिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, मतलब क्योंकि मैं सारा पढ़ा चुकी थी और एकदम से फोन अपने आप ही, पता है क्या हुआ, बनते बनते वीडियो फोन अपने आप ही धुंधलाने लग गया, बाद में जाके देखा तो यहाँ तक तो ठीक था, फिर एकदम से धुंधलाने लग गया, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़े से अजीब से दिख रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको अभी सबके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो सर इफ का यूज हम क्या करते हैं, तो सर इफ का यूज हम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ही करते हैं। तो इफ और अनलेस में अंतर क्या है, सुनो मेरी बात दोस्तों, अनलेस जब भी होगा ना, अनलेस मान लो या फिर अंटिल मान लो, जहां पर भी जिस भी क्लोज में अनलेस और अंटिल होगा ना, वहां पर हम नोट का यूज नहीं कर सकते, उस क्लोज में नोट का यूज नहीं कर सकते। जब भी तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे जहाँ पे भी हम आपने अनलेस देखा वहां पे नोट का यूज नहीं था, नहीं है ना, नहीं कर सकते हम नोट का यूज, ठीक है। और इफ होगा ना, तो इफ के क्लोज में हम नोट का यूज कर सकते हैं। अब अनलेस के क्लोज में नोट का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस के अंदर ही नोट छिपा हुआ होता है। देखो यहाँ पर पढ़ो, अनलेस यू वर्क, यहाँ पे दोस्तों आपको कहीं पे नोट दिख रहा है, नहीं है ना नोट, अनलेस यू वर्क, जब तक तुम काम नहीं करते हो, मैंने नहीं शब्द यूज किया, हालांकि यहाँ पे नोट नहीं था, मैंने देखो हालांकि शब्द का यूज किया। हालांकि क्या था हमारा, दो और दो, हमने पढ़ा था ना हालांकि में, मतलब हमारा होता है ये दो और दो, ठीक है, हमने पढ़ा था वो कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है, यानी कि विपरीत स्थितियों के लिए, तो ये मेरी विपरीत स्थिति थी ना भाई, यहाँ पे नहीं लिखा नहीं हुआ था, नो शब्द नहीं लिखा हुआ था, फिर भी मैंने नो शब्द बोला, तो ना लिख के भी बोला, उल्टी स्थिति थी, इसलिए मैंने हालांकि बोला। ओके,
तो देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट नहीं लिखा, क्योंकि अनलेस के अंदर ही नोट छुपा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नोट लिख देती ना तो मेरा गलत हो जाता, एग्जाम में आता, मार्क्स और कटते। ठीक है, तो इसलिए देखो, एक तो अनलेस के अंदर ही नोट छुपा हुआ था, और एक बार मैं नोट यूज कर दिया तो दो दो नोट, मार्क्स जरूर कटते। ठीक है, तो अनलेस से क्लोज में नोट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस के अंदर ही नोट छुपा हुआ होता है। इसलिए अनलेस जिस क्लोज में होगा ना, आपको आपको उसकी हिंदी में जैसे नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, नहीं बोलना है। ओके, वरना देखो, अगर आप नहीं बोलते तो इसको पढ़ के देखो, जब तक तुम मेहनत करते हो तुम सफलता नहीं पाओगे। वाह, क्या कहानी गई है। हम जब मेहनत, मतलब अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तब हम सफलता नहीं पा सकते। ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं तो सफलता पा सकते हैं, यानी कि भाई अपने टारगेट में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अनलेस के अंदर ही नोट था। ओके, तो इसमें डिफरेंस होता है, यानी कि वही बात हो गई। अगर इफ के क्लॉज में नोट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ प्लस में नोट अनलेस इक्वल होता है। ठीक है, अनलेस में नोट का यूज नहीं कर सकते, अनलेस के अंदर नोट है, इफ के अंदर नोट नहीं है, इसलिए हम इसमें नोट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास समय होता तो मैं इस काम को, अपने पत्र को पूरा कर लेती। ठीक है, तो मैं अपने पत्र को पूरा कर लेती कब, अगर मेरे पास समय होता, तो शर्त रख दी। तो हमने इसका यूज किया है, इफ का यूज किया है। दोस्तों, इफ का यूज हम डाउट बताने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो दोस्तों, यहाँ पे आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, इफ ही विल कम, की वो कब आएगा, तो डाउट है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे इफ का यूज किया। आगे देखो दोस्तों, वेदर, वेदर का यूज भी दोस्तों हम डाउट के लिए करते हैं, यानी कि डाउट बताने के लिए करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम इस इफ का भी यूज कर सकते हैं ना, मतलब यहाँ पे हमारा इफ भी आ सकता है और वेदर भी आ सकता है। लेकिन मान लो एग्जाम के अंदर ऐसे आ जाए, आई डोंट नो इफ ही विल कम और नॉट, नहीं ऐसा समझ में, अभी आपको समझाती हूँ दोस्तों। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। वेदर, या अगर सेंटेंस के अंदर वेदर आ रहा है ना, तो या तो फिर वेदर कोई कंजंक्शन लेगा नहीं, और अगर लेगा तो वो हमेशा लेगा ओ आर, और कंजंक्शन। ठीक है, सेकंड बात, ओ आर और, या तो फिर सेंटेंस में अकेला आएगा, या तो फिर सेंटेंस में अकेला आएगा, और अगर दूसरा कंजंक्शन आ रहा है ना उसके साथ, तो वो वेदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक और की कोई बात नहीं होगी ना, और की कोई बात नहीं हो रही थी, डाउट बताया जा रहा था, मैं इफ और वेदर दोनों का यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं और नोट लगा दूं, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो और लगा दे, चॉइस बता देना कि आएगा कि नहीं आएगा, और चॉइस बताने के लिए और का यूज करते हैं। ठीक है, तो और आ गया तो मेरा को क्या बताया, या तो फिर और अकेला आएगा और उसके साथ कोई कंजंक्शन आ रहा है तो वेदर आएगा, देन हमें यहाँ पे इफ को हटा के वेदर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर और जैसा कोई केस ही नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है, ये शब्द नहीं आ रहा है, तो आप इफ का यूज करो, वेदर का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर ही विल कम। ओके, अब यहाँ पे अगर और नोट होता तो भी ठीक होता, तो भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखो दोस्तों, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, वेदर आई विल गेट अ न्यू जॉब, लैपटॉप, मुझे नया लैपटॉप मिलेगा, इस बात से मैं श्योर नहीं हूँ, तो डाउट है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेदर का यूज किया। ओके, हमारा नेक्स्ट है एज वेल एज। अब हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं दोस्तों, तो देखो, इसका इस्तेमाल हम करते हैं एम्फेसिस के लिए, जैसे कि हमारा एंड था ना, सेम एज हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम एंड का करते थे, ऐसे ही हम एज वेल एज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो दोस्तों, यहाँ पे आई लाइक हिज ट्रिक्स, मुझे उसकी ट्रिक्स भी पसंद है, एज वेल एज, साथ ही साथ हिज स्माइल, मुझे उसकी स्माइल भी पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड का भी यूज कर सकती हूँ, और यहाँ पे मैं एज वेल एज का भी यूज कर सकती हूँ। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है एंड और एज वेल एज में। वो डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, सुनो, देखो, जब हम एंड का यूज करते हैं ना, तो आगे और पीछे दोनों की चीजें बराबर होती है। जैसे मैंने कहा कि पेन एंड डस्टर, तो यहाँ पे दोनों चीजें बराबर है। ठीक है, लेकिन मान लो जैसे मुझे कहना था कि भाई मुझे उसकी ट्रिक्स भी पसंद है और स्माइल भी पसंद है, तो स्माइल और ट्रिक्स दोनों चीजें मेरे लिए बराबर है। लेकिन अगर मैं एज वेल एज का यूज करूंगी तो मैं थोड़ा सा जोर दे रही हूँ कि भाई मुझे उसकी ट्रिक्स तो पसंद है, लेकिन साथ ही साथ स्माइल भी पसंद है। अगर एंड होता ना, तो यहाँ पर पसंद दोनों चीजों को बराबर किया जा रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे एज वेल एज है, तो यहाँ पे जो अगली चीज है ना, वो उस पर ज्यादा इम्फेसिस दिया जा रहा है कि मैं उससे ज्यादा चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं उसकी ट्रिक्स को तो पसंद करती हूँ, साथ ही साथ, इसकी हिंदी निकलती है साथ ही साथ, यानी कि जोर देने के लिए, साथ ही साथ स्माइल पे पसंद करती हूँ। ठीक है, ऐसे मैं कह रही हूँ कि भाई मैं मार्केट से डस्टर और पेन लाई, मार्कर मान लो, पेन मेरे लिए तो पेन है, ठीक है, क्योंकि चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेन और डस्टर लाई, एंड लगाया तो दोनों चीजें बराबर थी, लेकिन मैंने कहा मैं मार्केट से डस्टर लाई, साथ ही साथ पेन भी लाई हूँ, तो साथ ही साथ मतलब ही ऐसा आ रहा है कि अगली चीज ज्यादा उस पर जोर दे रहा है कि हाँ मैं ये चीज भी लाई हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा भी इसका यूज करते हैं।
माई सिस्टर इज स्ट्रॉन्ग एज वेल एज ब्रेव, मेरी जो सिस्टर है वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन साथ साथ वो बहादुर भी है। तो ये बात पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एज वेल एज का यूज करते हैं। आगे देखो दोस्तों, एज सुन एज, सारे एज के हैं, एज वेल एज सुन एज फार एज लॉन्ग एज। ओके, अब देखो एज सुन एज का कहाँ यूज करते हैं, हिंदी में निकलता है जैसे ही, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं, वन इवेंट इज कंप्लीटेड एंड देन अदर हैपन, नहीं है समझ में। देखो व्हाइल का क्या करते थे, जब एक काम चल रहा है और दूसरा काम हो जाए देन वी हैव टू यूज व्हाइल। लेकिन एज सुन एज का कब करेंगे, जब एक काम हो जाए और फिर दूसरा काम हो, उसके बाद दूसरा काम होए, पहले एक काम होए फिर उसके बाद दूसरा काम होए, जब हम एज सुन एज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, एज सुन एज आई saw her, जैसे ही मैंने उसे देखा, तो मैंने उसे देखा, देखने का काम कंप्लीट। काम क्या किया जा रहा है, काम देखने का किया जा रहा है, किसे देखा जा रहा है, मायने रखता, देखने किया जा रहा है ना, वो मायने रखता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसे देखा, आई नो देयर वाज समथिंग रॉन्ग, मुझे लगा कि हाँ वहां पर कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो एक काम पूरा हुआ देखने का, भाई देखने काम चल रहा था और उसी टाइम गड़बड़ हुई, तो माना भी उसे देखा, देखना काम पूरा हुआ, फिर लगा कि हाँ वहां पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो जब हम एज सुन एज का यूज करते हैं। ओके, आगे देखो दोस्तों, एज सुन एज यू फिनिश डिनर जॉइन अस आउट, जैसे ही तुम अपना जो डिनर उसे फिनिश करते हो, बाहर हमसे आके मिलो, ठीक है। तो एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम करो, हमसे आके मिलो। तो इसमें हम देखो, एक तो काम चल रहा है फिर करे तो व्हाइल है, लेकिन ये काम पूरे होने के बाद फिर दूसरा करे, तब हम करते हैं एज सुन एज का। आगे देखो, यू विल नेवर गैस व्हाट हैपेंड एज सुन एज आई लेफ्ट माय रूम, जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, तुम गैस नहीं कर सकते कि मेरे साथ कमरे में क्या हुआ, ठीक है, मैंने कमरे में क्या किया, तुम नहीं कर सकते। तो मेरे कमरे से बाहर निकलने का काम हो गया और उसके बाद गैस करने का काम चला, ठीक है, मतलब उसके कहने का काम चला कि तुम गैस नहीं कर सकते। तो ऐसे हम एज सुन एज का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो दोस्तों, एज फार एज का, टू द एक्सटेंट, इसका मतलब ये इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि भाई कई बार क्या होता है, हमें इंग्लिश आती है लेकिन जब हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं, जैसे भाई हम स्कूल में भी कई बार बोलते हैं तो हम शुरुआत नहीं कर पाते हैं, देन आप एज फार से शुरू कर सकते हो। इसका मतलब हिंदी मीनिंग जहां तक, ठीक है। तो जहां तक मेरा सवाल है ऐसा आप यूज कर सकते हो, शुरुआत के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। शुरू में ऐसे देखो, एज फार एज माई लिटिल, इसका मतलब ये नहीं कि शुरुआत में, यानी कि सेंटेंस में शुरू में पाएगा, नहीं, जब हम किसी बात की शुरुआत कर रहे हो ना, तब हम एज फार एज का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, एज फार एज माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न, यानी कि जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, फिर आगे अपना बोलते रहो, ठीक है। तो ऐसे हम इसका यूज करते हैं। एज फार एज आई कैन सी, जहां तक मैं देख सकता हूँ, ही विल नॉट, ही इज नॉट देयर, वह वहां नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां तक मैं देख सकता हूँ, वैसे मैंने शुरुआत की है बोलने की। ही इज नॉट टूडे, ही इज नॉट कमिंग टूडे, वह आज नहीं आया है। एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूँ कि वह आज नहीं आया है, ठीक है। तो जहां तक मैं जानता हूँ, जब हम शुरुआत करते हैं देन हम एज फार एज का यूज करते हैं। ओके, आगे देखो दोस्तों, एज लॉन्ग एज का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, इसका यूज हम ड्यूरेशन को भी बताते हैं, कि ड्यूरेशन बताने के लिए भी करते हैं, वाइल की तरह ये। और इसका यूज हम कंडीशन बताने के लिए करते हैं। अब कंडीशन के लिए अनलेस का भी कर रहे थे, इफ का भी कर रहे थे, इसका भी कर रहे हैं। जैसे मैं आपको वो नहीं सिखाया था, एज और सिंस और बिकॉज, जिसमें एज और सिंस तो कॉमन थे, फिर हमने एज सिंस और बिकॉज में डिफरेंस सीखा। ऐसे यहाँ पर है, इफ और एज लॉन्ग एज दोनों कॉमन है, दोनों का हम यूज कर सकते हैं, इफ एज लॉन्ग एज और अनलेस में वो डिफरेंस आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन बताने के लिए इसका यूज करते हैं, ड्यूरेशन बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। देखो, यू आर अलाउड टू गो एज लॉन्ग एज यू लेट अस नो व्हेन यू अराइव, ठीक है, नहीं है समझ में कोई नहीं। देखो भाई, यहाँ पे है कि यू आर अलाउड टू गो, भाई तुम्हें जाने की अनुमति है, लेकिन क्या करना है तुम्हें, जब तुम जाओ ना तो मुझे बस तुम्हें सूचना दे देनी है कि हम जा रहे हैं, ठीक है, उस अनुमति की मुझे सूचना दे देना, ठीक है। तो तुम्हें जाने की अनुमति है एज लॉन्ग एज, जब तक यू लेट अस नो, तुम मुझे सूचना नहीं देते हो, ठीक है। तो ये शर्त रख दी इसके ऊपर, ये शर्त इसके ऊपर रखी है, इसलिए यहाँ पे एज लॉन्ग एज का यूज हुआ। ओके, द ट्रिप कैन बी एज लॉन्ग एज 5 आवर्स, जो ट्रिप है वो क्या हो सकती है, 5 घंटे की हो सकती है। तो 5 घंटे ड्यूरेशन हो गई ना, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, एज लॉन्ग एज का यूज किया है। आई विल रिमेम्बर, मैं याद रखूंगा, दैट फिल्म, उस फिल्म को, एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीऊंगा ना, जब तक मैं जीता हूँ, मैं उस फिल्म को जो मैंने देखी थी मुझे अच्छी लगी थी उसको याद रखूंगा, तो उस जीने के ड्यूरेशन तक, जब तक मैं उसे याद रखूंगा, ठीक है। यानी कि वो जीता रहेगा, जीता रहेगा, जीता रहेगा, और फिल्म हमेशा उसके उसी टाइम पे याद रहेगी, ठीक है। तो ड्यूरेशन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं।
आई होप दिस इज क्लियर एंड अब आगे हम पढ़ेंगे ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो एंड डेट कंजंक्शन के यूजेस। ठीक है दोस्तों, अब देखो ईदर और का हम यूज क्या करते हैं। अब दीदी यहाँ पे ईदर और ये क्या मतलब बीच में डैश भी लगा रखा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इनको कहते हैं पेयर्ड कंजंक्शन। ठीक है, अब पेयर्ड कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे कंजंक्शन जो दो पेयर लेते हैं। अब इधर एक अलग से कंजंक्शन हो गया और दोनों को मिलाकर हमने इधर और बना दिया, इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखो या तो सेंटेंस के अंदर इधर अकेला आएगा और अगर उसके साथ कोई भी कंजंक्शन आ रहा है तो वो हमेशा और होना चाहिए। ऐसे या तो फिर सेंटेंस के अंदर नीदर अकेला आएगा और अगर उसके साथ कोई भी कंजंक्शन आ रहा है तो वो नोर होना चाहिए। ऐसे या तो फिर नॉट ओनली, एक सेंटेंस के अंदर अकेला आएगा और अगर उसके साथ कोई भी कंजंक्शन आ रहा है तो बट ऑल्सो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं पेयर, यानी कि इसका पेयर इसके साथ है। हम ऐसे नहीं कह सकते ईदर नोर या फिर ईदर बट ऑल्सो, ऐसे नहीं लिख सकते हम। ठीक है, पेयर के साथ ही लिखे जाएंगे ये। अब इनके यूजेस क्या है, इधर और का देखो दोस्तों, टू रिफर टू चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन, इसे हम आइदर नाइदर भी बोल सकते हैं। ओके, देखो इसका मतलब क्या है, इधर और का मतलब दोस्तों दोनों में से कोई एक। ठीक है, इसे मान लो ये पेन है और ये पेन है, ये पेन है और ये पेन है, तो इन दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो ये। ठीक है, तब हम किसका यूज करेंगे, इधर और का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर यू और योर टीचर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में प्रेजेंट होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे दोनों की बात नहीं है कि तुम और तुम्हारे टीचर दोनों नहीं, मैंने कहा कि यहाँ पे इधर और का यूज हो रहा है, दोनों में से कोई एक, या तो फिर तुम या तो फिर तुम्हारे अध्यापक क्या थे, टीचर में क्लास में प्रेजेंट थे। अब सेकंड क्या दोस्तों, इधर ही और शी कुक डिनर, या तो कोई लड़का या तो कोई लड़की क्या है डिनर पकाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो फिर ये या तो फिर ये, दोनों की बात नहीं हो रही और दो से ज्यादा की भी नहीं कह सकते, बहुत सारों में से नहीं, दो में से ही कोई एक हो सकता है। ठीक है, लाइफ बड़ी अच्छी लाइन दोस्तों, इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, और दूसरों को भी बताना, मजा आएगा इसे बताने में। शायद किसी ने नहीं भी सुनी होगी, मैंने गूगल पे देखी थी, तो पता है लाइन कितनी मस्त है, लाइफ इज अ हॉर्स, जिंदगी घोड़े की तरह है। और ये बात सच है भाई, जिंदगी घोड़े की तरह, जिस पर तुम सवारी कर रहे हो या फिर तुम पर लाइफ सवारी कर रही है। ठीक है, इसका मतलब भाई लाइफ एक घोड़े की तरह है, जिंदगी घोड़े की तरह है, जो जिसका तुम मजा ले रहे हो या फिर लाइफ तुम्हारा मजा ले रही है। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, तो देखो लाइफ इज हॉर्स, जिंदगी घोड़े की तरह है, इधर यू राइड इट, जिस पर तुम सवारी कर रहे हो, यानी कि भाई तुम काम कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, जिस पर तुम सवारी कर रहे हो, या फिर इट राइड्स हो, ये तुम पर सवारी कर रही है। ठीक है, तुम आलसी बैठे सुस्त बैठे हो और जो तुम पर सवारी तुम्हारे मजे ले रही है। ठीक है, तो ये दोनों काम तो हो नहीं सकते, इनसे कोई एक काम हो रहा होगा, या तो ये या तो ये, इसलिए मैंने इधर और का यूज किया। ठीक है, निधन और का कब करते हैं, दोनों में से कोई नहीं, बहुत सारों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, केवल दो की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों में से जब एक भी ना हो देन वी हैव टू यूज नीदर नोर। ठीक है, देखो दोस्तों नीदर सारिका एंड माही नोर माही आएगा। ठीक है, एंड हमारा कंडीशन हो गया, एंड हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे नोर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि नीदर का पेयर है नोर, नीदर सारिका नोर माही एंड टू ईट सुशी। ठीक है, ना ही सारिका और ना ही माही सुशी को पसंद करती, सुशी खाना पसंद करती। ठीक है, ना ही सारिका पसंद करती ना ही माही, तो दोनों में से कोई भी नहीं। ही हैज नीदर टैलेंट नोर द डिजायर टू लर्न, उसके पास ना ही जो टैलेंट है और ना ही सीखने की इच्छा है, तो दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर ही नोर हिज फ्रेंड कम बैक, ना वो आए ना इसका फ्रेंड आए, तो दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कहाँ करते हैं, जब ऐसे कहते हैं ना कि ये ही नहीं बल्कि ये भी। ठीक है, तो जब हम किसका यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, इसके देखो मतलब भी है नॉट ओनली, केवल ये नहीं, बट ऑल्सो लेकिन ये भी। ठीक है, तो सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये भी, इसकी हिंदी मीनिंग निकलती है। फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश, वह केवल घमंडी नहीं है, वह केवल घमंडी नहीं है, वह सेल्फिश भी है, स्वार्थी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का हमने यूज किया है। शी इज नॉट ओनली रिच, वह केवल अमीर नहीं है, जनरस यानी कि दानी भी है। ठीक है, वह केवल अमीर नहीं है, दानी भी है। शेक्सपियर ओनली राइटर नहीं है, वो क्या है, एक्टर भी है, तो सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये भी है, उसमें ये टैलेंट नहीं है, ये भी टैलेंट है, देन वी हैव टू यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर्ड कन्वेंशन। ओके, डेट हमारा कोई पेयर्ड कन्वेंशन नहीं है, इसकी शक्ल से दिख रहा है, अब इसका हम यूज क्या करते हैं, सर्टेनिटी के लिए, जैसे वेदर का यूज हम डाउट में हो तब करते हैं ना, ऐसे ही डेट का यूज हम जब पक्के निश्चित हो किसी बात से तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखो आई नो, मैं जानता हूँ कि वो आएगी, वो नहीं आएगी, इस बात से मैं श्योर हूँ, पक्का पता है कि वो नहीं आएगी, तो मैंने यहाँ पे किसका यूज किया है, डेट का यूज किया है। ठीक है, तो सब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे फ्यू डाउट यानी कि कुछ डाउट है। ठीक है, फ्यू डाउट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेट आएगा फिर वेदर आएगा, कि वेदर का यूज कब करते हैं, जब डाउट हो,
और यहाँ पे लिखा हुआ आ फ्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेट आएगा, वेदर आएगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, लेकिन गलत मत बताना। अगर आपको कंफ्यूज है ना तो भी आप सीख लो, और मैं तो सिखा ही रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो अंतर क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है दोस्तों। देखो आपने में 6 शब्द पढ़े हैं, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो फ्यू लिखा हुआ है केवल FEW फ्यू, तो इसका मतलब होता है कि इतना कम की है ही नहीं। डाउट्स फ्यू है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इतना कम की बिल्कुल नहीं। आफ्यू का मतलब होता है कि माना कि कम है लेकिन है, चाहे एक है, एक मान लो कम है लेकिन एक तो है। लेकिन फ्यू का मतलब होता है कितना कम, वो एक भी नहीं है, जीरो है बिल्कुल। और दा फ्यू का मतलब होता है जितना भी है, कम हो या ज्यादा, मेरे लिए पूरा है, ठीक है। लिटिल का मतलब होता है इतना कम कि बिल्कुल ही नहीं है। आ लिटिल का मतलब होता है कि इतना कम, सॉरी दोस्तों एक मिनट रुको बस। हाँ आप सुनो, आज लिटिल का मतलब क्या होता है कि इतना कम कि हाँ थोड़ा सा है, ठीक है, बेशक माना कि कम है लेकिन थोड़ा अलार्म बजा था। एंड द लिटिल का मतलब होता है माना कि कम है लेकिन पूरा है, कम हो या ज्यादा मेरे लिए पूरा है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। और यहाँ पे देखो फ्यू डाउट है, मेरे पास क्या है, फ्यू डाउट्स है, कुछ डाउट्स है। अब इसका मतलब है फ्यू डाउट्स का मतलब है कि है ही नहीं। अगर है ही नहीं है तो श्योर है इस बात से, यहाँ पे डेट का यूज करेंगे। मेरे पास फ्यू डाउट है, आ फ्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब कम हो बेशक लेकिन डाउट्स है, तो यहाँ पे हम वेदर का यूज करेंगे। आशा करते हो आपको समझ में आया होगा। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि बस ये हमारे लास्ट के 4 कंडीशन है, उसके बाद हमारे सम इंपोर्टेंट नोट से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों हमारा अगला क्या है, प्रोवाइडेड दैट। अब हम इसका यूज क्या करते हैं दोस्तों, देखो इसका यूज हम कंडीशन बताने के लिए करते हैं, वही अगर ये होता तो ये होता, वो नहीं होता तो ये नहीं होता, यानी कि शर्त बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अगर इसकी हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो होती है बशर्ते, जिसका अर्थ होता है शर्त के साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों माई, अच्छा मैं इसको बाद में कहूंगी, पहले मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मान लो दोस्तों जो बॉस के नीचे जो आदमी होते हैं, मान लो भाई एक आदमी है, वो अपना काम सारा शेड्यूल से करता है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, सारा काम अपना अच्छे से कर रहा है, तो बॉस उस पर इतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है भाई, जो भी मेल फीमेल जो भी, ठीक है, कोई भी ऐसा है फिर ऐसी है जो अपना काम समय पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो बॉस उस पर ध्यान देगा कि भाई काम नहीं कर रहा है, वो किस समय आ रहा है उस पर ध्यान देगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा इस पे कहा गया है कि भाई मेरा बॉस डज नॉट केयर, बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, व्हाट टाइम आई केम इन, आई कम इन, भाई क्या टाइम पे मैं आता हूँ, प्रोवाइडेड एट, क्यों, समझे मेरी बात। इसमें कह रहे कि भाई मेरा जो बॉस है वो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि मैं किस समय पे आता हूँ। शर्त ये है कि मैं अपना काम शेड्यूल से कर रहा हूँ, इसलिए तो इसके ऊपर, इस काम के ऊपर शर्त ये थी, मेरा बॉस मुझ पे, मतलब मुझ पे परवाह नहीं करता, मेरे पे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि मैं किस टाइम आ रहा हूँ कंपनी में, क्यों नहीं करता भाई, इसका शर्त, इसमें बिकॉज का कारण नहीं है ये, उसके ऊपर शर्त ये है कि मैं अपना सारा काम शेड्यूल से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर शेड्यूल से नहीं कर रहा, अगर शेड्यूल से काम नहीं करता तो ये नहीं होता, ये हुआ है इसलिए ये हुआ है, ठीक है। तो इसकी शर्त ये है। ओके, आगे देखो दोस्तों, ये आगे पीछे आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ये बीच में आएंगे हमेशा। प्रोवाइडेड दैट वी लीव बिफोर नून, भाई वी कैन बी एट द मीटिंग ऑन टाइम, भाई जो हम थे हमने समय पर अपनी मीटिंग अटेंड कर ली। उसकी शर्त क्या थी कि हम नून से पहले, नहीं दोपहर से पहले जा चुके थे, वहां से जा चुके थे, ठीक है। तो भाई हमने टाइम पे अपनी मीटिंग अटेंड कर ली, उसके ऊपर शर्त ये थी कि हम दोपहर से पहले जा चुके थे इसलिए कर ली। अगर ये ना होता ना काम तो ये ना होता, ये हुआ है इसलिए ये हुआ है, ठीक है। तो इसकी शर्त ये है। ओके, तो आगे देखो, आफ्टर, इससे कारण सब कुछ हुआ है, मेरे मतलब मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए, पहले मेरी मतलब वो था जो भी था, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ, 4 ऐसे मैंने एक रखे, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये मैंने ये समझाने के बाद ये समझाने लग गई थी, मैं इसे भूल गई थी, बाद में देखा तो देखा कि इसे भूल गई हूँ, फिर बाद में सब इंपोर्टेंट नोट्स भी आपको पढ़ा चुकी थी, उसमें देखा कि फोन की अपने आप लाइट तेज हो गई, तो सारी वीडियो तो खराब हो गई, तो इसलिए मैं मतलब वो वीडियो मतलब वो कपड़े तो मेरे धोने के लिए चले गए, तो अब मुझे ऐसे बनानी पड़ रही है क्योंकि कल डीजे बजेगा शादी है घर में, ठीक है, इसलिए भी बनानी पड़ रही है। अब देखो दोस्तों आफ्टर का यूज क्या करते हैं, आफ्टर का मतलब बताते हैं दोस्तों के बाद, क्या होता है के बाद। अब बिल्कुल सिंपल है, इसका सबकी तरह यूज करते हैं, बस भाई इसके बाद एक काम हुआ ऐसे भी इसका यूज करते हैं। ओके, एग्जांपल देखो दोस्तों, आफ्टर आई लेफ्ट हिम अ मैसेज, मैसेज मिलने के बाद ही फोन मी इमीडिएटली, उसने मुझको तुरंत फोन किया,
ठीक है। तो मैसेज मिलने के तुरंत बाद फोन किया है, तो मैसेज मिलने के बाद, इसका तो हम कॉमनली डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। दोस्तों आगे देखो, आई विल कॉल यू आफ्टर आई हैव स्पोकन टू दैम, भाई उससे बोलने के बाद जो भी काम है उसके बाद मैं आपको तुरंत कॉल करता हूँ, ठीक है। जिससे भी हमने आफ्टर का यूज कर दिया। दोस्तों आगे देखो, देन का यूज क्या करते हैं हम, कंपैरिजन, यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं, बहुत पढ़ा दीदी हमने एडजेक्टिव के अंदर। दोस्तों एडजेक्टिव के अंदर डिग्री पढ़ी है, डिग्री के अंदर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री आपने पढ़ी होगी दोस्तों, क्या पढ़ी होगी, कंपैरेटिव डिग्री, इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं, बहुत बड़ा है, जो बीच की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो उसमें होता क्या है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो कंपैरेटिव, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है दोस्तों, कंपेयर करने काम करती है कि मेरा घर उसके घर से बड़ा है, मोनिका का कुत्ता सोनिका के कुत्ते से छोटा है, इसका ये उससे लंबा है, ये इससे छोटा है, तो इस तरह के हम कंपेयर करते हैं। और जब भी हम हमेशा कंपेयर करते थे तो हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ती थी, और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते थे तो हम एक शब्द था देन, उसका भी यूज करते थे, ठीक है। तो वो देन हमारा था क्या, उस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम क्या था, वो था दोस्तों हमारा देन। ओके, तो देन हमारा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। आई लाइक कार बेटर देन पाई, भाई केक है, सॉरी कार नहीं, मैं केक को पसंद करता हूँ बेटर देन पाई। देखो भाई, जब मैं ऐसे कह रही हूँ ना कि मैं केक को पसंद करती हूँ, तो मुझे बेटर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री देन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वैसे कहते हैं ना कि मैं इस चीज से इसे ज्यादा पसंद करता हूँ, तो दो चीजों के बीच में कंपेयर करने लग जाते हो, ठीक है, दो चीजों के बीच में कंपेयर होने लग जाता है। अगर हम एक चीज को पसंद करें तो कह दो, लेकिन हम कह रहे हैं कि इससे ज्यादा होता है या फिर इससे कम पसंद करता हूँ, तो दो चीजों में कंपेयर हो रहा है। देन हमें कंपैरेटिव डिग्री भी लगानी पड़ेगी, और कंपैरेटिव डिग्री तो देन भी यूज होगा, और देन हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, सॉरी कंजंक्शन होता है। ओके, यू एंड आई, भाई तुम और मैं, आर बोथ टोलर, लंबे हैं गैरी से, तो गैरी से लंबा होने का कार्य कौन कर रहे हो, तुम और मैं, कार्य करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम और मैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बना जाएगा, ठीक है। तो भाई हमने कंपेयर किया है गैरी को और हमको, ठीक है, जिसमें हमने किसका यूज किया है, देन का यूज किया है, विच इज अ कंजंक्शन, ठीक है। अब देखो आगे दोस्तों, एज इफ, एज दो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, एज दो लगाओ, एज इफ लगाओ, एक ही बात है। इसका यूज क्या करते हैं, कल्पनाएं करने के लिए, इमेजिन सॉरी दोस्तों, इमेजिनरी सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं, मेरा जुकाम हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कल्पना करने के लिए ऐसे हम कल्पना नहीं करते, सिंपल सी बात। अब आप एग्जाम से समझ जाओगे, इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम्पल जरूर होते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, यू लुक एज दो यू हैव बीन रनिंग अ मैराथन, भाई तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे कि तुम रनिंग मैराथन, जैसे कि तुम मैराथन में भाग रहे हो। हम ऐसे कई बार कल्पना करते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी आदमी या फिर औरत है, हमने उससे क्या कहा कि भाई तुम इस समय ऐसे दिख रहे हो कि जैसे तुम मैराथन में दौड़ रहे हो, उसकी शक्ल ऐसी दिख रही है जैसे वो मैराथन में दौड़ रहा हो, तो हमने उसकी शक्ल, हमने क्या किया, कल्पना की ना, तो हमने किसका यूज किया है, एज दो का यूज किया। यहाँ पे हम एज इफ का भी यूज कर सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, इट साउंड एज दो शी इज हैड इनफ ऑफ द होल सिचुएशन, भाई जो उसकी आवाज है ना वो ऐसी लग रही है, ठीक है, एज दो का मतलब तो ऐसी लग रही है, ठीक है। तो उसकी जो साउंड, उसकी जो आवाज है वो ऐसी लग रही है जैसे हम यहाँ पे लिखे थे इट साउंड, ठीक है, यहाँ पे इट था, उसकी जो आवाज है वो ऐसी लग रही है जैसे कि शी इज हैड इनफ ऑफ द होल सिचुएशन, जैसे कि होल सिचुएशन, पूरी जो कंडीशन है, स्थितियों से थकी हुई हो, ठीक है। तो उसकी आवाज कैसी लग रही है, जैसे कि पूरी स्थिति से क्या हो, थकी हुई हो। ओके, तो हमने एज इफ और एज दो भी पढ़ लिया है, सारे कंडीशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट नोट्स। अब हमें क्या करना है, एक लंबी सी सांस लो, क्योंकि बहुत ज्यादा बोल बोल के तो मतलब मैं भी ज्यादा हो जाती हूँ बीच बीच में, एंड आपको भी ज्यादा देर हो चुकी होगी पढ़ते पढ़ते। एक लंबी सी सांस लेनी, यहाँ पे लिखा हुआ है लंबी सी सांस लो, कोई वो चीज नहीं दे रही हो, लेनी है खुद ही लेनी, कैसे लेनी है भाई। अब बिल्कुल आराम से 2-3 मिनट बिल्कुल ऐसे हो जाओ, और अब हम बिल्कुल हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है सम इम्पोर्टेंट नोट्स, यानी कि जो मैंने पढ़ा है ना, अब इसमें जो नोट्स है, यानी कि भाई जो जिनके हम अलग से फोटो क्लिक कर सके, तो उसके लिए वो नोट्स आपके लिए है, एंड थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, बस उसे और सीखेंगे। दोस्तों अगर लंबी सी सांस ले ली है, तो अब हम सब इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे, देन आप यहाँ पर मतलब अब यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो हमने पढ़ा था ना ये वही है, बस इसमें है क्या, भाई हमने जितने भी कंडीशन पढ़े थे उसके अंदर जो जो मेन मेन जो मतलब बातें थी वो इसके अंदर है, जैसे भाई ऑल दो हो गया, टिल अनटिल हो गया, सो देयरफॉर हो गया, कौन सी का फॉर्मल में करते हैं, कौन सी का इनफॉर्मल में करते हैं, तो ये बातें यहाँ पे है। और दूसरी, कुछ कंडीशन ऐसे थे जो कंडीशन भी होते हैं
प्रेपोजिशन भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये बातें यहाँ पे, ठीक है। बस उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और कुछ पेयर्ड कंजंक्शन है, वो नोट्स आपके लिए है, अगर चाहते हो ना तो स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। तो आशा करते हो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। एंड देन हम शुरू करते हैं। तो देखो जो हमारा बट होता है ना दोस्तों, वो हमारा कंजंक्शन भी होता है, ये तो आप जानते हो, हमने सीख लिया। लेकिन बट दोस्तों हमारा प्रेपोजिशन भी होता है। अब इसके लिए मुझे प्रेपोजिशन एडवर्ब हमसे सिखाने पड़ेंगे। चिंता मत करो दोस्तों, इससे जो अगली वीडियो होगी ना उसमें मैं पता आपको क्या सिखाने वाली हूँ कि भाई मान लो कोई एक शब्द जैसे बट हो गया, सिंस हो गया, येट हो गया, तो ये प्रेपोजिशन भी होते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। तो कैसे समझेंगे कि सेंटेंस के अंदर ये क्या है, तो उससे हम अच्छे से सीखेंगे। बस मैं आपको बता रही हूँ कि उनमें से एक बट ऐसा कंजंक्शन है कि जो प्रेपोजिशन की तरह भी रिएक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, देयर वाज नो वन बट हिम, वहां पर कोई नहीं था उसके सिवाय, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आप बताओ कुछ जुड़ रहा है, देखो भाई सेंटेंस तो जुड़ रही ने सेंटेंस तो एक है, क्लोज भी नहीं जुड़ रहा, क्लोज तो है ही नहीं, एक ही क्लोज है, और कंजंक्शन में तो दो क्लोज होने चाहिए। फ्रेज भी नहीं जुड़ रहा, फ्रेज तो है ही नहीं इसके अंदर, फ्रेज का है तो फ्रेज नहीं है, ठीक है। अब बचा क्या, वर्ड बचे, यानी क्या कहोगे दीदी यार शब्द ये जुड़ रहा है, तो उन शब्दों की कुछ वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना। जैसे मैं कह रही थी कि मैं बाजार से टेलीफोन और कंप्यूटर लाई, तो ये कुछ समझ में तो आ रहे हैं कि एक उसका ये कोई चीज जुड़ने की है। मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पर कोई नहीं था, उसके सिवाय कोई नहीं था, तो इसमें कोई चीज जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही, ओके। और दूसरी प्रेपोजिशन की पहचान होती है कि उसके बाद हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन आता है, यहाँ पे प्रोनाउन आया है इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, ओके। अब आगे देखो दोस्तों, दो, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इसका यूज क्या करते हैं, देखो भाई दो, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इन चारों का दोस्तों यूज हम कंट्रास्टिंग सिचुएशन के लिए करते हैं, यानी कि अगर विपरीत कंडीशन हो, आपको सिखा चुकी हूँ। बस अंतर इतना है दोस्तों कि अगर दो और ऑल्दो लगा हुआ है ना तो वो हमारे कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट लिखा हुआ है तो वो हमारे प्रेपोजिशन कहलाते हैं। कभी देखो हाँ इन स्पाइट ऑफ यहाँ पे कंट्रास्ट बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, नहीं यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। और मेरी दूसरी बात दोस्तों कान खोल के सुनो, क्या कभी कभी दोस्तों एग्जाम में लिखा जाता है डिस्पाइट ऑफ, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन नहीं होता, डिस्पाइट की जगह वहां पे इंस्पाइट होना चाहिए, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट अकेला होता है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, व्हाइल हमारा कंजंक्शन तो होता ही होता है, आप भी जानते हो दोस्तों। व्हाइल हमारा साथ ही साथ प्रेपोजिशन भी होता है। शी इज सिंगिंग विद ईटिंग, ठीक है। तो वह क्या करी थी, गा रही थी व्हाइल ईटिंग, खाते समय, ठीक है। तो दोस्तों ईटिंग आपको वर्ब लग रही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब से पहले अपना कोई सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट है, मैंने कह दिया। मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि व्हाइल हमारा प्रेपोजिशन की तरफ एक्ट करता है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ही होगा ना, यहाँ पे मैं क्यों सब्जेक्ट लाऊंगी, सब्जेक्ट तो हमारा आगे है, ठीक है। तो हर वर्ब का दोस्तों अपना सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ईट खाना, एट, ईटन, ईटिंग, वर्ब तो आपको लग रही है, लेकिन ये है नहीं, ये एज अ जेरंड फॉर्म में नॉन फाइनाइट नहीं पढ़े हैं। चिंता ना करो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। दो लिंक हो चुकी है क्लास 6 की, जिसमें आपको अनलेस, अनटिल, इफ, वेदर, दैट, इनका अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। एंड अगली हमारी किसकी थी अभी, हाँ उसकी नॉन फाइनाइट की, ठीक है। तो उन्हें हम सीख लेना। तो ईटिंग दोस्तों हमारी एज अ जेरंड फॉर्म में है, और जेरंड हमारा नाउन की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेपोजिशन पाएगा। व्हाइल हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, ओके। आगे देखो दोस्तों, बिकॉज तो हमारा कंजंक्शन होता है, लेकिन मान लो कोई बड़ा सा सेंटेंस है, उसके अंदर लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ, तो आप क्या सोचोगे, हाँ ये हमारा बिकॉज कंजंक्शन है, नहीं। अगर बिकॉज के बाद आपको ऑफ मिल जाए ना तो इकट्ठा मिलके प्रेपोजिशन बना देते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। येट दोस्तों हमारा एडवर्ब होता है, जैसे कि आई हैव नॉट स्पोकन, मैं उससे नहीं बोल चुकी हूँ, टू हर, उससे, येट अभी तक, तो कब तक, अभी तक। वैन का उत्तर कौन देता है, एडवर्ब देता है। और येट यहाँ पे किसी चीज को जोड़ नहीं रहा है, ठीक है। ये बात तो आप भी जानते हो, क्या जुड़ रहा है, सेंटेंस दो नहीं है तो जुड़ेगा क्या, एक ही सेंटेंस है, कुछ नहीं जुड़ रहा है, क्लोज भी हमारा एक ही है, फ्रेज भी हमारा कहीं मतलब ऐसे नहीं दिख रहा, तो जुड़ ही नहीं रहा ना। यहाँ पे क्या चीज जुड़ रही है, भाई मैं उससे अभी तक नहीं बोली, क्या जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा। देखो फील करके देखो, मैं उससे अभी तक नहीं बोली, क्या जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा, ओके। तो देखो सिंस हमारा प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, मुझे अच्छे से पढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए बस मैं आपको यही बता रही हूँ, बस इतनी बात बता रही हूँ कि सिंस हमारा कंजंक्शन तो होता ही होता है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन साथ ही साथ हमारा प्रेपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है, ठीक है। तो आगे देखो, ड्यू टू, ओइंग टू, जो रीजन को बताते हैं, ठीक है। और जो हमारे कंजंक्शन थे वो भी रीजन को बताते हैं, जो भी हमने पढ़े रीजन के। लेकिन दोस्तों जो ड्यू टू, ओइंग टू है ना, वो भी रीजन को बताते हैं। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि हमारी कंजंक्शन है,
नहीं, ये हमारी क्या है, प्रेपोजिशन। देखो अभी नया शब्द सीखा, ओइंग टू कैसा शब्द है ना, तो याद रखना दोस्तों, ये एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो रीजन को बताता है और प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो देखो, इन ऑर्डर दैट और सो डैट। सो डैट क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ, जो उद्देश्य को बताते हैं ना, तो सो डैट भी उद्देश्य को बताते हैं और इन ऑर्डर डैट भी उद्देश्य को बताता है, दोनों ही उद्देश्य को बताते हैं, दोनों ही हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। लेकिन अगर इन ऑर्डर डैट की जगह आ जाए इन ऑर्डर टू, डैट की जगह आ जाए टू और सो डैट की जगह आ जाए सो एज टू, तो दोस्तों ये हमारे प्रेपोजिशन कहलाते हैं। ओके, सो हमारा रिजल्ट बताता है, हमने पढ़ा था, डैट हमारा सर्टेनिटी बताता है लेकिन साथ ही साथ रिजल्ट भी बता देता है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट भी बताता है, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बताते हैं, उद्देश्य है। तो हमारा ये सो डैट क्या बताता है, उद्देश्य को बताता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने कितने सीख लिए, 13 सीख लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर प्रोवाइडेड के साथ दैट है, यानी कि प्रोवाइडेड दैट, जिसे हम कहते हैं बशर्ते कि, यानी कि शर्त के साथ, ये तो हमारा कंजंक्शन है। लेकिन अगर हमारा अलग से अकेला प्रोवाइडेड है तो हमारी वर्ब कहलाती है। जैसे कि देखो, द स्कूल प्रोवाइडेड द बैंड विद न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है। जो स्कूल क्या कर रहा है, प्रोवाइडेड कर रहा है बैंड को न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवाइड हमारी क्या है, वर्ब है। ओके, आगे देखो दोस्तों, however still nevertheless notwithstanding nevertheless nonetheless, ये हमारे जैसे हमने पढ़ते ना जो कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं, ऐसे दोस्तों हमारे ये कुछ और कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं, बस इनका सिंपल यूज होता है, ठीक है। इनके हम ज्यादा नाम नहीं सुनते, वैसे इनका भी यूज किया जाता है कॉन्ट्रास्ट के अंदर, ठीक है। आगे देखो, देखो अंटिल हमने पढ़ा टाइम के लिए होता है, तो अंटिल और टिल में क्या अंतर है, बस अंतर इतना है कि टिल में एल है, अंटिल में लास्ट में एल नहीं है, ठीक है। और असलियत में अंतर क्या है दोस्तों, देखो दोनों का यूज हम टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बस अंतर इतना है कि टिल का इनफॉर्मल करते हैं, अंटिल का फॉर्मल करते हैं, और दो का फॉर्मल करते हैं, दो का इनफॉर्मल करते हैं, सो का इनफॉर्मल करते हैं, दो का फॉर्मल करते हैं। अब दीदी ने याद कैसे करे, अच्छा बताओ, फॉर्मल की स्पेलिंग बड़ी या फिर इनफॉर्मल की स्पेलिंग बड़ी, इनफॉर्मल की स्पेलिंग बड़ी। तो यहाँ पे देखो टिल की स्पेलिंग बड़ी या फिर अंटिल की स्पेलिंग बड़ी, देखो यहाँ पे तो खैर टिल की स्पेलिंग बड़ी है। देखो देखो भाई, मेरी बात सुनो, देखो भाई यहाँ पे अंटिल बड़ा है, अंटिल बड़ा है, और हम क्या कहते हैं कि फॉर्मल होता है औपचारिक, हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, सम्मान किसका करते हैं, बड़ों का करते हैं। ये बड़ा है, इसके पास बड़ी स्पेलिंग है और बड़ों का सम्मान करते हैं, तो फॉर्मल ले। इसके पास छोटी स्पेलिंग है, छोटों का सम्मान करते हैं, मतलब इनफॉर्मली हम छोटों से फिर अपने फ्रेंड से बात करें तब तो हम टिल का इनफॉर्मली करें, ठीक है। अब देखो, और दो बड़ी स्पेलिंग है, दो की छोटी स्पेलिंग है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मल है, यहाँ पे इनफॉर्मल है, देखो दो की छोटी स्पेलिंग है, हमने छोटों से बात कर रहे हैं इनफॉर्मली, ठीक है। और दो की बड़ी स्पेलिंग है, बड़ों से बात करते कैसे, फॉर्मल में। सो की छोटी स्पेलिंग है, छोटों से बात कर रहे हैं इनफॉर्मली। देयरफॉर की बड़ी स्पेलिंग है, हम बड़ों से अपने बॉस से ऐसे बात कर रहे हैं फॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे देखो दोस्तों, इफ प्लस में नॉट इज इक्वल टू अनलेस होता है, आपको बताया था क्यों होता है, तो ये अनलेस के अंदर ही नॉट है और अंटिल के अंदर भी नॉट ही होता है, ठीक है। अगर इफ कंडीशन बता रहे तो विल का यूज नहीं करेंगे, आपको बताया था। इफ डाउट बता रहे तो विल का यूज करेंगे, तो सारे नोट्स यहीं पे है, ठीक है। देखो, वेदर का और के साथ है पेयर, इधर का और के साथ है, नीदर का नॉट के साथ है, नॉट ओनली का बट आल्सो के साथ है, ये पेयर्ड है हमारे। तो देखो, या तो फिर सेंटेंस के अंदर बहुत अकेला आएगा, और अगर उसके साथ कोई भी कंडीशन आएगा तो वो एंड होना चाहिए, या तो फिर सेंटेंस के अंदर बिटवीन अकेला आएगा, और अगर उसके साथ कुछ भी आ रहा है तो वो एंड होना चाहिए, कंडीशन कोई भी और आ रहा है तो वो एंड होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट के साथ हम कोई भी मॉडल है तो वो शुड ही होना चाहिए, ठीक है। दो और दो इनके साथ या तो फिर अकेले यूज होंगे, और कोई और कंडीशन यूज हो रहा है तो वो येट होगा, ठीक है। बस छोटी बातें ना याद रखो, इवन दो और इवन इफ इनके साथ कभी बट का यूज नहीं होता, ठीक है। अब एज सून एज इसके साथ कभी भी विल का यूज नहीं होता, बस छोटी बात है ये, या ये याद करने की नहीं है, आप इन्हें समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे क्यों नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये खुद ही लेकिन का मतलब देते हैं, इसलिए इसमें बट का यूज नहीं होता। एंड देखो पेड कंजंक्शन, देखो वैसे अगर बात करें तो नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, स्कैर्सली, बेयरली, इनका मतलब होता है हिंदी मीनिंग बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, लेकिन अगर इनके साथ नो सूनर के साथ देन है, हार्डली के साथ वैन है, स्कैर्सली के साथ वैन है, बेयरली के साथ वैन है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं हमारे कंजंक्शन। और नो सूनर का पेयर होता है देन के साथ, एंड हार्डली का होता है वैन के साथ, यानी कि हार्डली होगा ना, या तो फिर हार्डली अकेला हो और उसके साथ कुछ भी आएगा तो वैन आना चाहिए, कभी देन लिख दो नहीं, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कंजंक्शन बनाते हैं। अगर अकेला है तो ये एडवर्ब है, ओके। स्कैर्सली के साथ वैन होगा और बेयरली के साथ वैन होगा, ठीक है।
और दोस्तों ये चारों कंजंक्शन है ना, जो ये चारों चारों ये इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। अभी मैं एक शब्द बोलो दोस्तों, इन्वर्जन, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, नो सूनर डिड द बेल रैंग, अगर ऐसा केस आ जाए ना और यहाँ पे नो सूनर है या फिर स्कैर्सली है या फिर बेयरली है या फिर हार्डली है, ऐसे आ जाए तो ये यहाँ पे एरर होगा। और एरर में आ जाए तो आप क्या करोगे, इसमें आप एरर करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि ऐसे जो ये होते हैं, ये नो सूनर ये जो होते हैं एडवर्ब, ये इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। इन्वर्जन का मतलब कि ये अगर ऐसे केस में आ जाए और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो ये गलत है। इनमें हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिड को पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद नो सूनर लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद द बेल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वर्जन यही होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ये लगाएंगे, पहले डिड फिर नो सूनर फिर ये, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। सच में बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। अगर अच्छी लगी है, सब कुछ समझ में अच्छे से आया है तो लाइक कर देना, मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा और अच्छा भी लगेगा कि हाँ आपको समझ में भी आया है। कमेंट करना ढेर सारे, पढ़ के अच्छा लगेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि वो आपके आपके पास से नोटिफिकेशन पहुंचे आगे वाली वीडियो की। एंड जिसने वीडियो एंड तक देखी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।